की क्लास में भी हम गॉस लॉ जो टॉपिक है हमारा, गॉस लॉ का टॉपिक है, वही कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, वी विल बी कंटिन्यूइंग विद गॉस लॉ। टुडे इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस का लेक्चर 10। तो 10 लेक्चर हो गए हैं। अगर आप देखोगे तो एनसीईआरटी का जो चैप्टर है हमारा पहला वाला, वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो अब इसके बाद एक बार गॉस लॉ है ना बेटा, एक बार गॉस लॉ पूरा हो जाएगा तो उसके बाद तो कुछ बचेगा नहीं हमारा। उसके बाद हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी वाला पार्ट बचेगा और फिर फाइनली कैपेसिटेंस वाला पार्ट बचेगा। फिर ये इलेक्ट्रोस्टैट्स की पूरी यूनिटी कंप्लीट हो जाएगी। इलेक्ट्रोस्टैट्स जो है ना बच्चों, वो वन ऑफ द बिगेस्ट यूनिट्स है एक तरीके से। आपकी जो फिजिक्स है 12th क्लास की, उसमें एक इलेक्ट्रोस्टैट्स काफी बड़ी यूनिट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इटसेल्फ काफी बड़ी यूनिट है, और एक जो ऑप्टिक्स की यूनिट हमारी आती है वो काफी बड़ी होती है। ठीक है, ये दो यूनिट्स काफी बड़ी हमारे पास यूनिट्स होती हैं। और जैसे जैसे बच्चे क्लास में ज्वाइन करते रहेंगे मुझे बताते रहना, ताकि मैं आप लोगों की अटेंडेंस मार्क करती रहूं। साक्षी की मैंने अटेंडेंस मार्क कर दी है। ठीक है, तो चलो आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम गॉस लॉ की जो एप्लीकेशंस हैं, वही वाला जो पार्ट है वो कंटिन्यू करेंगे बेटा। ठीक है, गॉस लॉ की कुछ एप्लीकेशंस हमने कल पढ़ ली थी, कुछ एप्लीकेशंस हमारी रह गई थी। तो आज की क्लास में हम देखेंगे कि अगर हमारे पास स्फेरिकल शेल है या फिर अगर हमारे पास कोई स्फीयर है, तो सबसे पहले तो हम स्फीयर्स पे अच्छे से चर्चा करेंगे कि ये स्फेरिकल शेल क्या होता है, स्फीयर क्या होता है, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर क्या होता है, कंडक्टिंग स्फीयर क्या होता है, हॉलो स्फीयर क्या होता है, सॉलिड स्फीयर क्या होता है। ये सारी चीजें हम समझेंगे। और बहुत सारे क्वेश्चंस इस पे हमें सॉल्व करने हैं। स्फीयर जो है वो जेई के पर्पस से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, स्फीयर वाला जो टॉपिक रहता है बेटा, वो आपका काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है, तो वो अच्छे से हम समझेंगे। उसके ऊपर बहुत अलग अलग टाइप के आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो वो सारे के सारे क्वेश्चंस जितने भी पॉसिबल हैं वो भी हम सॉल्व करेंगे। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बेटा, आपकी भी अटेंडेंस मार्क कर दी है। अभी तक जितने बच्चे सबकी मैंने कर दी है। ठीक है, तो सबसे पहले एक ये कल बच्ची ने एक मेरे से क्वेश्चन पूछा था, वो अच्छा क्वेश्चन था। ये वाला केस कल बच्चों हमने सॉल्व किया था ना, है ना? वी यस सॉल्व मैम। दिस केस। तो ये वाले केस में हमने देखा था कि खाली कर्व्ड सरफेस की वजह से हमारा ई डॉट डी ए रह जाता है ना? वी ओनली गेट ई डॉट डी ए बिकॉज ऑफ कर्व्ड सरफेस, एंड इट कम्स आउट टू बी इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो हमने देखा था कि जब आर लेस देन कैपिटल आर होता है, उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या वैल्यू आती है? क्यों आती है 0? क्योंकि मैम उसके चार्ज अंदर कोई सरफेस के चार्ज ही नहीं अंदर नहीं होता। है। कंसीडर किया उसमें कोई वेरी गुड चार्ज बेटा, नहीं है। ये वाला जो हमारा केस है, दिस इज अ केस ऑफ हॉलो सिलेंडर। ठीक है, ये वाला जो हमारा केस होता है ये हॉलो सिलेंडर का होता है, तो इसके अंदर कोई चार्ज प्रेजेंट ही नहीं होता, तो इसकी वजह से चार्ज जब प्रेजेंट नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आएगा। अब बच्ची ने मेरे से कल पूछा था, कल की जो डेरिवेशन मैंने करी थी वो मैंने लैम्डा के टर्म्स में करी थी, वही सेम डेरिवेशन हम सिग्मा के टर्म्स में भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर सपोज इसकी जो चार्ज डेंसिटी है वो मैं सरफेस चार्ज डेंसिटी कंसिडर कर रही हूँ, सो यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी आल्सो वी कैन डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड वी विल अंडरस्टैंड हाउ टू डू दैट नाउ। ठीक है, श्रेया इज ऑल्सो हियर, आई विल मार्क हर अटेंडेंस। सोच सकते हो कैसे करेंगे इसकी वजह से बेटा, क्या डिफरेंस आएगा? जो कल की हमने देखी थी डेरिवेशन और ये वाली डेरिवेशन में क्या डिफरेंस आएगा? मैम पाई इंटू आर का डिफरेंस आएगा। हाँ, ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। यहाँ पर भी हमारा यहाँ तक तो मामला सेम ही है, दैट हमारा क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए शुड बी इक्वल टू, और ये कर्व्ड होता है क्योंकि खाली टॉप और बॉटम की वजह से 90 डिग्री का एंगल बनता है, वो वाला पार्ट हमारा कंसिडर नहीं होता। यहाँ पे खाली ई डॉट डी ए की वजह से आता है। दिस इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और ये जो ई डॉट डी ए, इसकी वैल्यू कितनी आई थी, किसी को याद हो तो? ई हमारा बाहर आ जाता यस मैम। है ना? ई तो बाहर आ जाएगा, डीए की वजह से आपके पास जो एरिया ऑफ दिस कर्व्ड सरफेस है वो आएगा। तो एरिया ऑफ टू दिस कर्व्ड पाई आर सरफेस एल। इज 2 पाई आर है। 2 pi rn, and this comes out to be equal to what? Now if we are having some q enclosed, तो यहाँ पे अब जो q enclosed है उसकी टर्म चेंज हो जाएगी। कल हमने लैम्डा के टर्म्स में लिखी थी, आज वही q enclosed की टर्म हम सिग्मा के टर्म में लिखेंगे। दैट इज द ओनली डिफरेंस। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप q enclosed की वैल्यू लिखोगे बेटा, तो सिग्मा मल्टीप्लाइड बाय एरिया के फॉर्म में लिखोगे। तो सिग्मा मल्टीप्लाइड बाय, अब कितना एरिया है इधर, कितना एरिया है इस कर्व्ड सरफेस का, वो एरिया हो जाएगा 2 पाई स्मॉल आर एल। ठीक है, हियर वी विल कंसिडर द एरिया ऑफ, सॉरी मैंने उल्टा कर दिया। ठीक है, जब हम चार्ज लेंगे तो चार्ज तो खाली कैपिटल आर की वजह से एक्ट कर रहा है, और ये जो कर्व सरफेस का एरिया इट विल बी स्मॉल पाई, मतलब यहाँ पे स्मॉल आर आएगा क्योंकि कर्व सरफेस गॉसियन सरफेस है डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन निकाल सकते हो, वही 2 पाई एल वाली टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी। सो यू विल गेट द एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एज सिग्मा आर अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर।
ठीक है बेटा, तो ये वाला एक्सप्रेशन भी आप लोग नोट डाउन कर सकते हो। यहाँ पर भी रिलेशनशिप सेम ही है, आप यहाँ पर भी देख सकते हो कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r। वही सेम चीज हमारे पास कल की क्लास में भी आ रही है। इज दिस ओके गाइस? इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? नो मैम। नो मैम। ठीक है बेटा, तो क्विकली अच्छे अच्छे थोड़े से अब क्वेश्चंस से आज की हम क्लास शुरू करेंगे। कल की क्लास हमने खत्म, नोट करने थे। हाँ इसको नोट कर लो। कल की क्लास में लास्ट टॉपिक जो हम लोगों ने स्टडी किया था वो हमने एक प्लेन इनफाइनाइट शीट का स्टडी किया था, है ना बेटा? तो हमने देखा था शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, क्या वैल्यू आती है शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की? सिग्मा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। बिल्कुल सही। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारे पास सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट फील्ड रहेगा। इस साइड पे भी हमारा जो फील्ड होता है वो हमारा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ही होता है। अगर नेगेटिव होती है तो ऑपोजिट हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी। ये चीज हमने कल की क्लास में स्टडी की थी कि व्हाट हैपेंस इफ वी आर हैविंग एन इनफाइनाइट शीट। तो इसके बेटा बहुत सारे क्वेश्चंस आपके आते हैं। कैपेसिटेंस में भी हम ना इसी वाले कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं, सो दैट इज व्हाई इसके एक दो क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे, अच्छे रहेंगे आपकी प्रैक्टिस के लिए। चलिए बच्चों आगे। यस मैम। ठीक है, so this is the first question. Can you guys tell me how we will solve this? मैम इसमें केसेस बना सकते हैं कि ए और बी और सी रीजन में अलग अलग होगा, फिर इलेक्ट्रिक हाँ फील्ड की डायरेक्शंस होंगी, उनको नेट कर बिल्कुल देंगे। सही। तो देखो अब यहाँ पे हो क्या रहा है कि एक मेरे पास पॉजिटिव शीट है और एक मेरे पास नेगेटिव शीट है ना? एक मेरे पास नेगेटिव वाली शीट है जिसपे नेगेटिव चार्ज है, और यहाँ पर हमें 3 पॉइंट्स गिवन है ए, बी और सी। तो सबसे पहले मैं ये जो पॉजिटिव वाली शीट है ना इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर मार्क कर रही हूँ। ठीक है, जो भी ये पॉजिटिव वाली शीट है इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड मार्क कर रही हूँ, वो मैं मार्क कर रही हूँ ब्लू कलर से। तो ये इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस डायरेक्शन में होगा, यस मैम। यस right? Let this plate be 1 and let the yellow wala plate be 2. So this will be my E1 in this case. यस मैम। यस मैम ठीक है, इस वाले केस में इस वाले पॉइंट के लिए E1 इस डायरेक्शन में होगा, यस मैम है ना? और ये जो फाइनल वाला पॉइंट है इसके लिए भी E1 इस डायरेक्शन में होगा। यस मैम। नाउ लेट मी प्लॉट E2. सो E2 की डायरेक्शन उल्टी है बेटा, E2 की डायरेक्शन आपकी टुवर्ड्स द शीट आनी चाहिए। तो ये वाला जो पॉइंट है इस पे E2 की डायरेक्शन कुछ ऐसे होगी, यस मैम यस मैम। ये बीच वाले वाले पॉइंट में में, सेम डायरेक्शन बीच इवन वाले पॉइंट में सेम डायरेक्शन होगी और यहाँ पर ऑपोजिट डायरेक्शन हो जाएगी। ऑपोजिट होगी। ये चीज क्लियर है सबको? यस मैम मैम स्क्रीन पर अच्छा स्क्रीन पॉज हो गई, एक सेकेंड। अभी विजिबल है बच्चों? यस ठीक मैम। है, तो यहाँ से तो बहुत इजीली अब लिख लोगे ए बी और सी पे क्या हो रहा है। हम ए एंड सी पे 0 आ रहा है। बिल्कुल सही, ए और सी पे 0 हो जाएगा क्योंकि दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी इक्वल है। अब मैग्नीट्यूड E1 का कितना है हमने देखा था, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन सिग्मा नॉट। अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और येलो वाली का भी तो मैग्नीट्यूड वही है, सेम सिग्मा सिग्मा की अपॉन वैल्यू 2 सेम है तो, एप्सिलॉन नॉट। है ना? दोनों का जो मैग्नीट्यूड है उसकी वैल्यू तो सेम ही है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। So you guys can very easily see that at point A, for point A, electric field सिग्मा will be बाय equal to 0, 0। 0 है ना? इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए विल बिकम इक्वल टू 0। पॉइंट बी के लिए कितना होगा? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा अपॉन वेरी एप्सिलॉन। गुड। पॉइंट बी के लिए हमारा ट्वाइस हो जाएगा, है ना? क्योंकि दोनों के दोनों यस फील्ड हमारी सेम डायरेक्शन में, यस तो मैम। सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो ई बी की वैल्यू आ जाएगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट राइट हैंड साइड पे। मैम आपने जो E1 दोनों जगह E1 लिख दिया मैम, येलो वाले में E2 आएगा। E2 तो लिखा है ये रहा ना नीचे। मैम नीचे जब एक्सप्रेशन लिखे है ना अच्छा ठीक है, ये लो, ठीक है। तो ये हो यस गया हमारा। और पॉइंट सी पे क्या होगा बेटा? 0। मैम 0 वेरी गुड। तो बेटा ये जो हमने सिस्टम बनाया ना यही आपका कैपेसिटर होता है। ठीक है, तो कैपेसिटर इसी तरीके से एक्ट करता है। कैपेसिटर के बाहर आपका कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता, अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो आपका ऑपोजिट डायरेक्शन में रहता है। तो इसी के बारे में हम आगे जाके कैपेसिटर के केस में भी पढ़ेंगे। क्लियर है ये वाली चीज? यस मैम। ठीक है, अब इस केस में कैलकुलेट करके बताओ। यहाँ पे मैंने चार्ज डेंसिटीज थोड़ी चेंज कर दी है। ट्राई टू कैलकुलेट व्हाट विल हैपन इन दिस केस। सिमिलर जैसे वो पिछले वाला किया था, सेम थिंग यू विल डू हियर एज वेल। आप लोग कैलकुलेट करो, तब मैं डायग्राम बना लेती हूँ। ट्राई टू कैलकुलेट ई ए, ई बी और ई सी कितना आएगा।
अभी भी चीज तो सेम ही हो रही है ना, वही E1 जो है वो ऐसे आएगा इस केस में, E1 इस केस में भी आपका, सॉरी उल्टा हो जाएगा। मैम ए और सी पे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट 2 एप्सिलॉन नॉट आ रही है मैग्नीट्यूड ठीक में, है, और थर्ड मैम डायरेक्शंस दोनों की अलग अलग होगी, और बी पे 3 सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 3/2 सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन बिल्कुल सही बोल रहे हो बेटा। ये वाली चीज तो सबको क्लियर है कि हाँ हमारा डायग्राम जैसा पिछला वाला था सेम डायग्राम ही है यस मैम। यस मैम। है ना। यहाँ पे हमारा E2 बनेगा और इस तरीके से हमारा E2 बनेगा। बस अब जो मैग्नीट्यूड है वो हमारा अलग हो चुका है ना। E1 का मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और E2 का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज डिफरेंट नाउ। सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा वेरी अपॉन गुड। E2 का वैल्यू हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि यहाँ पे 2 सिग्मा है मेरे पास, है ना, तो 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। जब आप कैंसिल आउट करोगे तो यू विल गेट सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। So using this information again we can find out the field at all points, यस मैम। है ना। फॉर पॉइंट ए इफ यू सी, तो E1 की वैल्यू छोटी है, E2 की वैल्यू बड़ी है, तो नेट फील्ड जो होगा वो हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, एंड दिस यस विल बी मैम। टू राइट। यस मैम। स्क्रीन यस मैम। पॉज है। ठीक है, मेरी स्क्रीन पॉज है, एक सेकेंड, हाँ बता दिया करो, ऐसे ही मैं रिफ्रेश करती हूँ तो फिर स्क्रीन आ जाती है। ठीक है बेटा, विजिबल है। यस मैम। यस और मैम। ई बी मैम की इसमें वैल्यू, नेगेटिव नहीं आएगा? मैम 3 सिग्मा बाय 2 बेटा मैंने एप्सिलॉन। डायरेक्शन यहाँ पे लिख दी ना, टू राइट, तो ये सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट मैग्नीट्यूड है, और E2 वाली डायरेक्शन में होएगा आपका फील्ड, क्योंकि E2 की वैल्यू बड़ी है। ठीक है बेटा। यस मैम। और ई बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इन दोनों को ऐड कर 3/2 देंगे। सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। 3/2 सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एंड इसकी डायरेक्शन भी टू राइट आएगी। राइट साइड। एंड व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ EC, EC की वैल्यू कितनी होगी। मैम लेफ्ट साइड मैम होगी, और सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट लेफ्ट साइड। बिल्कुल मैग्नेट। सही, बिल्कुल सही बेटा। इसकी भी मैग्नीट्यूड तो उतना ही होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, E2 माइनस E1 आ जाएगा, डायरेक्शन इसकी हो जाएगी टू लेफ्ट। लेफ्ट साइड। इज दिस ओके गाइस, इज दिस क्वेश्चन आल्सो क्लियर। बहुत सिंपल सिंपल सवाल है, मुश्किल Yes, सवाल ma'am. नहीं है बेटा। यस मैम। यस मैम। ठीक है, आगे चले। यस मैम। यस मैम। चलो, वेरी गुड, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। एक बच्चा अभी शायद क्लास में है, बेटा अपना नाम बताओ, मैं आपका अटेंडेंस मार्क कर दूंगी, और ट्राई करो टाइम पे मैम आने की। अब हाँ बेटा, यस मैम, अंशिका। हाँ ठीक है बेटा, मैं मार्क कर देती हूँ। अब ये जो क्वेश्चन है ना बेटा, आई थिंक ये आपका जेई 2019 का क्वेश्चन है, तो करो इसको, सॉल्व करो। देखो जेई का क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं, नहीं सॉल्व कर पा रहे। ठीक है अंशिका बेटा, आपका मार्क कर दिया मैंने बच्चा। ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, जेई का क्वेश्चन है, डर गए बच्चे या फिर आता है सॉल्व करना, बताओ। मैम ट्राई कर रहे हैं। करो करो, ट्राई करो। ठीक है, मैं इसको ड्रॉ भी कर देती हूँ तब तक। मैम सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट डाउनवर्ड्स। ऑप्शन कौन सा है सही बेटा, आपका तो ऑप्शन मैच ही नहीं हो रहा। ओके मैम ओके। एक बार ट्राई करो फिर से, एक बार ट्राई करो बेटा। दिस इज सिग्मा, ठीक है, देन वी हैव टू नेगेटिव शीट्स हियर, -2 एंड अनदर वन इज माइनस सिग्मा। ठीक है, ये यहाँ पे पॉइंट पी है हमारा कुछ, दिस इज माय पॉइंट पी। मैम ऑप्शन 3 -2 सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट के वेरी कैप। गुड, वेरी गुड बेटा, गुड जॉब, सही बोल रहे हो बेटा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आपका नाम बताओ। मैम अंशिका। चलो, अंशिका ले गई इसकी चॉकलेट। ठीक है, ये क्वेश्चन वाली चॉकलेट अंशिका को मिल गई, तो ऑप्शन सी इज द ये राइट वाला आंसर। क्वेश्चन मैंने सॉल्व करा था कभी, अच्छा, इसलिए सॉल्व मुझको किया था याद है इसीलिए कि याद है। नहीं चलो, अच्छी बात है बेटा, मैम ऑप्शन सी -2 सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। वेरी गुड। चलो, अंजलि को भी छोटी चॉकलेट, अंशिका को बड़ी तो अंजलि को छोटी मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, अब ये कैसे करेंगे सॉल्व, ये सिग्मा वाली शीट की वजह से नीचे की डायरेक्शन में होगा फील्ड, यस मैम। है ना। इफ दिस शीट इज 1 देन इसकी वजह से E1 ऐसे आ जाएगा, और E2 और E3 भी नीचे ही आएंगे, यस मैम। है ना। E2 विल ऑल्सो बी लाइक दिस, E3 विल ऑल्सो बी लाइक दिस, सारे फील्ड आपके नीचे ही एक्ट कर रहे हैं,
अब इन सब का मैग्नीट्यूड भी आप लोग लिख सकते हो। मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? E1 का मैग्नीट्यूड कितना है? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। 2 एप्सिलॉन। ठीक है, ये इस तरीके से इजी हो जाता है सॉल्व करना। अगर आपको डायरेक्शन लगा के करना है तो आप उससे भी कर सकते हो, बट आई थिंक दिस इज मोर इजियर। तो यहाँ पे अगर आप लिखोगे तो ये आपका सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट सिग्मा आ अपॉन जाएगा, एप्सिलॉन नॉट, है ना, क्योंकि 2 सिग्मा है। और E3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? सिग्मा बाय 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो नेट फील्ड कितना है आपका? हम तीनों को ऐड कर देंगे, 2 सिग्मा बाय वेरी गुड, एप्सिलॉन नॉट। तीनों को ऐड कर दोगे तो आपके पास ये कितना आंसर आएगा? 2 सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और इसकी डायरेक्शन क्या होगी? डायरेक्शन हो जाएगी डाउनवर्ड्स। ठीक है, सो डायरेक्शन विल बी नेगेटिव आई के कैप, इसकी डायरेक्शन आएगी आपकी। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है इस सिचुएशन में दैट इज ऑप्शन सी। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। यस मैम। ठीक है बेटा, तो इस तरीके के क्वेश्चंस काफी पॉपुलरली आपसे पूछे जाते हैं जेई के अंदर। कुछ कुछ क्वेश्चंस तो डायरेक्ट भी आते हैं कि जैसे हमने जो सिलेंडर वगैरह के केसेस पढ़े हैं ना, उनके लिए ग्राफ किस तरीके से बन रहा है आपका, है ना, तो वो ग्राफ वाले क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। जो हमने थिक शीट वाला पढ़ा था उसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो सारी हमने कल डेरिवेशन करी है उनसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी आप लोगों का पूछ लिया जाता है। इन सब डेरिवेशंस में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला है, इन्हीं सारे केसेस में हम पोटेंशियल भी निकालेंगे, तो उससे भी क्वेश्चन आप लोगों के पूछते हैं। तो ये केसेस वाला जो पार्ट है ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब आगे चलते हैं बच्चों। नाउ लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू स्फीयर्स। ठीक है, स्फीयर्स के लिए रेडी हैं सब बच्चे? यस मैम। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले ये जो स्फीयर है ये आपके दो तरीके के होते हैं। सोच सकते हो कौन से होते हैं? मैम हॉलो और रिजिड। वेरी गुड, एक होता है आपका सॉलिड स्फीयर, एक होता है आपका हॉलो स्फीयर। ठीक है, तो सॉलिड स्फीयर का यही मतलब है कि भाई अंदर पूरा भरा हुआ है, और हॉलो स्फीयर का मतलब है कि एक शेल की तरह है। ठीक है, हॉलो स्फीयर इज लाइक अ शेल। तो ये भी हम दो टाइप के पढ़ेंगे धीरे धीरे, बट अभी एक तरीके का शेल तो आपका कुछ ऐसा होता है जो थिक शेल है। ठीक है, एक आपका कुछ थिक शेल होता है जहां पर ये जो अंदर का रेडियस है दैट इज R1, बाहर का जो रेडियस है दैट इज R2। ठीक है, तो ये आपका थोड़ा सा थिक शेल होता है। दिस इज योर थिक शेल, जहां पे R1 इज लेस देन R2 होता है हमारे पास। और दूसरा हमारे पास होता है थिन शेल। ठीक है, दूसरा होता है हमारे पास थिन शेल। तो ये जो थिन शेल है इसके अंदर हम बोलते हैं कि भाई ये जो रेडियस है दोनों कंपेरेबल ही है, तो बहुत पतला सा खाली एक बाउंड्री है मेरे पास। तो इन दिस सिचुएशन वी से दैट R1 इज नियरली इक्वल टू R2। इज दिस ओके गाइस? ठीक है बच्चों, अब ये तो हमारे स्फीयर्स के टाइप्स हो गए। नाउ वी हैव टू टाइप्स ऑफ मटेरियल्स एज वेल, है ना। अब हमारे पास दो तरीके के मटेरियल होते हैं। एक होता है हमारे पास कंडक्टर, है ना। क्वेश्चन में कभी कभी ऐसा लिखा हुआ आएगा कि बेटा कंडक्टिंग स्फीयर है, या फिर कंडक्टिंग हमारे पास सिलेंडर है, या फिर नॉन कंडक्टिंग है। तो इनका चीज का मतलब क्या होता है वो समझना है। नॉन कंडक्टर, सबसे पहले कंडक्टर का मतलब समझो। कंडक्टर का मतलब ये है कि अगर सपोज मेरे पास सॉलिड स्फीयर है कोई, और इसको मैंने कुछ चार्ज दिया, है ना, इसको मैंने कुछ चार्ज दिया, तो सारा का सारा चार्ज जो है वो स्प्रेड होकर बाहर की साइड पे आके रुक जाएगा। ठीक है, सारा का सारा जो चार्ज है वो मेरा बाहर की साइड पे स्प्रेड होकर आ गया। नॉन कंडक्टर का क्या मतलब है कि जहां पर मैं चार्ज दूंगी वो चार्ज वहीं पे रुक जाएगा। ठीक है, नॉन कंडक्टर का मतलब है कि जहां पे आप चार्ज दे रहे हो वो वहीं पे रहेगा। इतना सा डिफरेंस है बस। ऐसा क्यों होता है? बेटा ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कंडक्टर में चार्ज फ्लो कर सकता है। यस मैम, इलेक्ट्रॉन्स मूव यस मैम। हाँ, कंडक्टर में चार्ज फ्लो कर सकता है, तो अगर मैं उसको चार्ज दूंगी तो वो चाहेगा कि वो सबसे स्टेबल पोजीशन में पहुंचे। सबसे स्टेबल पोजीशन क्या होगी? जिसमें सारे चार्जेस सबसे एक दूसरे से बिल्कुल दूर दूर है। तो सबसे दूर कब हो पाएंगे? जब वो पूरे सरफेस पे स्प्रेड हो जाएंगे। ठीक है, तो कंडक्टर में खाली यही डिफरेंस होता है दैट चार्ज रीअरेंजेस इटसेल्फ। इन दिस केस चार्ज रीअरेंजेस इटसेल्फ। और ये नॉन कंडक्टर्स में क्या होता है कि चार्ज जहां देंगे चार्ज स्टेज एट प्लेस, जहां पे आप चार्ज दोगे वो वहीं पे रहेगा। ये दोनों में डिफरेंस समझ में आया? यस मैम। यस मैम। ठीक है बेटा, तो अब ये बढ़िया सा डायग्राम देखो। अब हमारे पास चार तरीके के स्फीयर्स बन रहे हैं। पहला बन रहा है हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर। एक स्फीयर है जो हॉलो है, जो चार्ज कंडक्ट कर सकता है। तो इसमें अगर मैं इस पे चार्ज स्प्रेड करूंगी तो कैसा दिखेगा चार्ज? मैम सरफेस पे आ जाएगा। मैम सरफेस पे आ जाएगा। सरफेस पे आ जाएगा। सपोज मैंने ये पॉजिटिव चार्ज दिया तो वो कुछ सरफेस पे आ गया। ये सही है मामला? यस मैम। ठीक है, ये होता है मेरा हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर। यहाँ पे मेरे पास सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर है, मतलब इसके अंदर भरा हुआ है माल और ये कंडक्टिंग है।
तो इस सिचुएशन में अगर चार्ज दूंगी तब क्या होगा? मैम तब भी भी सर मैम surface तब पे भी आ बाहर आ जाएगा। जाएगा। तब भी सरफेस पे ही आएगा ना, उसमें कोई दिक्कत तो नहीं हो रही ना समझने में, तब भी तो सरफेस पे ही आएगा, रिपल्शन हो जाएगी। यस मैम। और ये लास्ट वाला है मेरे पास हॉलो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, तो ये नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है बट अंदर से हॉलो है, तो इस सिचुएशन में क्या होगा? मैम बाहर आ जाएगा इसमें भी क्योंकि अंदर से surface कुछ पे है ही आएगा। नहीं। भी अब रहेगा ना अंदर इसमें तो ये तो कंडक्टिंग स्फीयर नॉन कंडक्टिंग स्फीयर सेम बात ही हो गई, इसमें भी बाहर ही तो रहेगा चार्ज, यस मैम। मैम। सरफेस तो एक ही है मतलब सरफेस तो एक ही है ना। तो दिख गया क्वेश्चन में किस तरीके से आप लोगों को कंफ्यूज करते हैं। यस मैम। ये तीनों के तीनों जो केसेस हैं ये सेम है, ये तीनों केसेस एक दूसरे से रिलेटेड हैं, वो ऑल ऑफ दीज केसेस आर द सेम, इनको अब हम एक यूनिट की तरह ट्रीट करेंगे। तो स्फीयर के खाली 2 केसेस होते हैं बेटा, ठीक है। दीज 3 केसेस आर सिमिलर इन दिस सिचुएशन, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन is same for all these 3, for all these। तो इसका मतलब यही है कि अब आप इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करो, वोल्टेज की बात करो, पोटेंशियल एनर्जी की बात करो, किसी भी चीज की बात करो, ऑल विल बी सेम इन तीनों केसेस में। इज दिस ओके? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है। अब फाइनल वाले केस की बात करते हैं, ये आपका सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, तो इस केस में क्या होगा? मैम अंदर जहाँ रहेगा। देंगे वही रहेगा। अंदर ही रहेगा। चार्ज जहां दोगे वहीं पे रहेगा, तो इस तरीके से हमारा चार्ज आएगा। तो ये हमारा एक अलग केस बनता है, बाकी ये जो सारे केसेस होते हैं ये एब्सोल्युटली सेम केस होते हैं। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी नो मैम क्लियर। No, ma'am. नहीं है? क्लियर है मामला? चलूं आगे? सेम माइनस क्या बेटा? ये चार्ज अंदर क्यों है इसके? बेटा ये अंदर इसलिए क्योंकि ये नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है। नॉन कंडक्टिंग स्फीयर का क्या मतलब है? जहां पे आप चार्ज दोगे वहीं पे रहेगा, वो स्प्रेड नहीं हो सकता है ना। तो अगर मैंने इसकी वॉल्यूम में इस तरीके से चार्ज दे दिया, चार्ज पूरा स्प्रेड हो गया, तो अब वो बाहर अंदर कहीं नहीं जा सकता, क्योंकि ये आइसोलेटर है एक तरीके से, इसमें चार्ज मूव नहीं कर सकता। ठीक है बच्चा? तो जहां पे हमने चार्ज दिया वहीं पे रहेगा। इन सारी सिचुएशंस में हमारा जो चार्ज है कंडक्टिंग वाले में मूव करके सरफेस पे आ जाएगा, हॉलो नॉन कंडक्टिंग में वो सरफेस पे ही रहेगा, क्योंकि सरफेस पे ही तो देंगे। ठीक है बेटा? Yes, ma'am. यस मैम। चलो Yes, ma'am. आगे। यस मैम। ठीक है, तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर लेते हैं। किस केस में हम बात कर रहे हैं? हम हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर के केस में बात कर रहे हैं कि क्या होता है। ठीक है, तो लेट मी टॉक अबाउट। अब मेरे पास इस तरीके का एक स्फीयर है, ये हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर बोल लो, या फिर इसको ये बोल लो सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर, इसको मैं SC भी लिख सकती हूँ, या फिर इसको बोल लो ये वाला हॉलो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर HNC। तीनों सेम ही बात है ना? यस मैम सरफेस पे ही रहेगा। तीनों बातें बिल्कुल सेम है। तो मैं यहाँ पे कंसिडर कर रही हूँ कि मेरे पास इस तरीके का एक हॉलो स्फीयर है, जिसका रेडियस मुझे पता है, इसका रेडियस मेरे पास R है। ठीक है, आई नो द रेडियस इज गिवन टू मी एज R, और इस पे हमने Q चार्ज कुछ स्प्रेड कर रखा है। ठीक है, इस पे हमने कुछ Q चार्ज स्प्रेड कर रखा है, कुछ पॉजिटिव चार्ज इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, वी हैव स्प्रेड सम पॉजिटिव चार्ज इन दिस केस। तो हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर है, तो यहाँ पर मैं सिग्मा से इसको डिनोट कर सकती हूँ चार्ज डेंसिटी को, यस मैम। है ना? Yes, चार्ज ma'am. बिल्कुल सही बोला ना मैम, कुछ दिक्कत तो नहीं करी ना मैंने, है ना? चार्ज No, ma'am. डेंसिटी जो होगी वो हम सिग्मा से डिनोट कर सकते हैं, और सिग्मा की वैल्यू भी आप लोगों को पता है, चार्ज अपॉन एरिया होती है। ठीक है, चार्ज अपॉन एरिया इसकी वैल्यू रहती है। अब सबसे पहला केस जो मैं यहाँ पर डिस्कस कर रही हूँ आपके साथ, वो केस है जब वैल्यू ऑफ R, जहां पे हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, इट इज ग्रेटर देन द रेडियस। ठीक है, तो सपोज आई वांट टू फाइंड माय इलेक्ट्रिक फील्ड एट, ये अच्छा नहीं लग रहा, थोड़ा पॉइंट चेंज करते हैं, R कट गया इससे, Ma'am, screenshot है। मैम स्क्रीन stuck है। स्टक हो गई। अभी अभी यस मैम। ठीक है, तो सपोज मुझे अपना इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं बाहर निकालना है, उसकी गॉसियन सरफेस मैंने पहले ही ड्रॉ कर दी। ये जो व्हाइट वाली है ये मेरी गॉसियन सरफेस है, एंड आई हैव ड्रॉन दिस एट सम डिस्टेंस R। तो बहुत इजीली निकाल लोगे, यस मैम। यस है ना? मैम। सबसे पहली चीज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और DA की डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर होगा, अगर मैं यहाँ पर DA भी बनाऊंगी तो वो भी बाहर की साइड पे ही आएगा, 0 डिग्री पे आएगा। है ना? सो इफ आई वांट टू राइट डाउन द क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल ऑफ E डॉट DA, इट विल बिकम इक्वल टू व्हाट? EDA। वेरी गुड। क्लोज सरफेस इंटीग्रल मेरे पास सिंपली आ जाएगा EDA का, कॉस 0 है क्योंकि, यस मैम। ठीक है? सो दिस इज इक्वल टू क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ EDA, एंड दिस विल बी इक्वल टू E बाहर क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ DA। यस मैम। राइट, यू कैन डू दिस। तो एक तो यहां से तो हम डायरेक्टली ही आंसर निकाल सकते हैं कि भाई ये जो E मल्टीप्लाइड बाय 4 पाई R स्क्वायर है,
this must be equal to charge enclosed, charge Yes, ma'am. enclosed upon epsilon naught. तो यहाँ से तो directly आ गया that electric field is equal to what? KQ upon epsilon naught. Sorry, KQ upon R square. Yes, ma'am. है ना? तो बड़ा सिंपल सा रिजल्ट है बेटा. ये रिजल्ट यही है कि अगर आप बाहर वाले पॉइंट पे देखोगे तो ये जो स्फीयर है, कोई भी स्फीयर हो, वो उस तरीके से एक्ट करेगा कि जितना चार्ज आपने स्प्रेड किया है वो सारा का सारा चार्ज अंदर है, एक पॉइंट चार्ज की तरह एक्ट कर रहा है. इस तरीके से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाती है. मैम यहाँ पे हम ये सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे सिग्मा से क्यू को? वो भी कर देते हैं. अब क्यू की वैल्यू सिग्मा के टर्म्स में क्या आ जाएगी? सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर. ठीक है, क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी? सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर. है ना? इस सिचुएशन में इट विल बी कैपिटल आर स्क्वायर. सो इफ यू सब्स्टिट्यूट दिस देन यू कैन रिमेंबर दिस फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल. दिस इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर यू. इट विल बी इक्वल टू, अब यहाँ पर अगर मैं वैल्यू डाल दूंगी, थोड़ा सा मैथमेटिक्स भी करेंगे, उसके बाद फाइनल एक्सप्रेशन लाएंगे. सो इफ आई एम प्लगिंग इन दी वैल्यू इट विल बी व्हाट? क्यू की वैल्यू कितनी आ गई? सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय के की वैल्यू डाल देती हूँ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर. ठीक है, ये Yes, 4 पाई कट जाएगा, तो ई की जो आपके पास वैल्यू आएगी इट विल कम आउट टू बी सिग्मा कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर. इज दिस ओके? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, both of these values are the same and both of these values are important. You can see that in both the situations electric field is inversely proportional to r square when r is less than capital r is greater than capital R. चलूं अब अगले केस को भी कर लेंगे. मैम एक सेकेंड बस. अच्छा, नोट डाउन कर लो. अगला केस बहुत सिंपल है, बताना इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर क्या होगा? 0. Ma'am, 0. है ना? तो अगला केस इसलिए मैं बाद में करवा रही थी. मैं बोल रही हूँ अगला केस पहले करवाना ही नहीं. जब बच्चों को आंसर पता ही है तो क्या ही करवाना है बच्चों को. ठीक है, चलूं आगे. Yes, ma'am. चलो, अब अगला केस हमारा सेकंड केस क्या बनता है? व्हेन r इज लेस देन कैपिटल R. तो बेटा बड़ा ही सिंपल सा मामला है. ये हमारा स्फीयर है, बड़ा अच्छा स्फीयर बन गया. 0 हो जाएगा इसमें. हाँ, 0 हो जाएगा. बिल्कुल सही बोल रहे हो. उसको थोड़ा सा दिखा भी देते हैं ड्रॉ करके. अगर एग्जाम में आएगा तो आप लोगों को थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी ना. यस मैम. ठीक है, तो थोड़ा सा आपको हेल्प कर उसमें देते तो हैं. पूरा लिखना पड़ता है, कंसीडर हाँ, ये. सब कुछ लिखना पड़ेगा बेटा. ठीक है, मैं आपको जो बता रहे हैं, हम आपको इस हिसाब से बता रहे हैं कि आपको सारी चीजें समझ में आए. उसमें थोड़ी सी थियरी वगैरह अपने आप ऐड कर लेना. किसी भी बुक में देखोगे, सब बुक्स में मिल जाएगी. ठीक है बेटा, अब इस स्फीयर का रेडियस आपको पता ही है. अब जो मेरा पॉइंट है वो स्फीयर के अंदर है. ठीक है, दिस इज माय कैपिटल R, दिस इज माय रेडियस ऑफ द स्फीयर एंड नाउ सपोज माय पॉइंट इज समवट हियर. ठीक है, इसी तरीके से आप डायग्राम भी सारे बनाओगे. अब मेरा पॉइंट जो है वो अंदर है स्फीयर के. तो बेटा सब लोग देख ही सकते हैं इसका आंसर. तो आप लोगों ने मुझे पहले ही बता दिया कि इधर भी वही है, क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ E डॉट ds. तो ये हमारे पास आ जाएगा क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ E ds एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू Q enclosed अपॉन एप्सिलॉन नॉट. ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा E मल्टीप्लाइड बाय 4 पाई R स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू 0 सिंस मैम स्क्रीन स्टक हो गई. मैंने पूरी डेरिवेशन लिख दी, स्क्रीन स्टक हो गई. अभी विजिबल है? यस मैम. ठीक है बेटा, तो इम्पोर्टेंट Yes, चीज यही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू विल बी इक्वल टू 0 व्हेन R is less than Inside small r. the surface. inside the sphere. Is this point also okay? Yes मैम. ठीक है, Yes, अब इसकी क्विक एक समरी कर लेते हैं. हाँ Ma'am? बेटा, मैम अगर ये पॉजिटिव चार्ज की जगह नेगेटिव हो रहा तो तब भी 0 तो आएगा ना अंदर. तो यहाँ पर आपका मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की. ठीक है, हर सिचुएशन में जो हमने मैग्नीट्यूड निकाला है इलेक्ट्रिक फील्ड का, मैग्नीट्यूड उतना ही रहेगा, बस डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी. यहाँ पे आपकी जो डायरेक्शन है वो रेडियली आउटवर्ड्स है ना. नेगेटिव चार्ज होगा तो उस केस में डायरेक्शन आपकी अंदर की साइड पे हो जाएगी, रेडियली इनवर्ड्स. ठीक है बच्चा? मैम फिर इलेक्ट्रिक फील्ड तो इनसाइड आ गया. मतलब अरे अंदर तो चार्ज ही नहीं है ना, वो तो यहाँ तक आएगा, खत्म हो जाएगा. यस मैम, ओके मैम. ठीक है, अंदर आपका चार्ज नहीं, अंदर आपका चार्ज नहीं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे आपका इन्फ्लुएंस फील ही नहीं होगा ना, अगर कोई चार्ज आप रख दोगे तो. ठीक है बेटा, चलो Yes, ma'am. अब इसको हम क्विकली समराइज कर लेते हैं. हमने क्या देखा कि सबसे पहले हमने केस देखा कि R आपका ग्रेटर देन R है. उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या वैल्यू आ रही थी बच्चों? सिग्मा इंटू कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन वेरी गुड. एक तो आ रही थी Q upon R square.
और इसको हमने बच्चे ने बोला कि सिग्मा कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर। स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, सेकंड केस हमने देखा व्हेन आर इज लेस देन आर, इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा 0 आ गया। 0। और अगर हमारी आर की वैल्यू इक्वल टू कैपिटल आर होगी तब इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? मैम सिग्मा बाय सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। वेरी गुड, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट बोल लो, या फिर इसको बोल लो के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, या फिर आप इसको सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के फॉर्म में भी लिख सकते हो। ठीक है, तो इसकी भी आप प्लॉट कर सकते हो इसको भी ग्राफ पे। यस मैम। राइट, ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो बड़ी ही सिंपल सा आपके पास ग्राफ आएगा। ये आर है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। सिंपली हमारा जो इंटरेस्टिंग वाला पॉइंट है वो है जब आर की वैल्यू कैपिटल आर होती है। तो बेटा ग्राफ इसका ऐसे ही आएगा कि जब तक ये दोनों वैल्यूज आपकी रीच नहीं होती तब तक हमारे पास 0 आ रही है वैल्यू, है ना। फिर हमारी जैसे ये आर वाली वैल्यू रीच हो गई, हमारे पास एक मैक्सिमम आती है वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड की, विच इज के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। एंड व्हेन दिस मैक्सिमम वैल्यू इज अचीव्ड, आफ्टर दैट वी गेट एन इनवर्स रिलेशनशिप। इज दिस ओके? यस मैम। यस मैम। ठीक है, यही सेम चीज अब हमें सॉलिड स्फीयर में भी करनी है, कर लेंगे, यस मैम। है ना। सिंपल मामला है ना, कुछ ऐसे बहुत ग्राफ ज्यादा काफी इंटरेस्टिंग है, क्या बेटा? ये ग्राफ काफी इंटरेस्टिंग है। हाँ, ये वैसे हम ग्राफ देखते इंटरेस्टिंग है, बिल्कुल सही बोल रहे हो बेटा। ये ग्राफ आपका डिसकंटिन्यूअस ग्राफ कहते हैं इसको, मतलब इस ग्राफ पे यहाँ के बाद सीधा ये ऊपर वाली चीज आ गई ना, इसको डिसकंटिन्यूअस ग्राफ कहते हैं, डिसकंटिन्यूटी हो जाती है। ये सब भी पढ़ोगे यार आप लोग मैथ्स में, पढ़ पढ़ के फिर आप लोग और एक्सपर्ट हो जाओगे ये सारी चीजें। चलूं आगे? यस मैम। ठीक है, आप लोगों का मैथ्स में क्या चल रहा है आजकल? मैम Functions. Relations and functions. ठीक है, चलो अच्छा है। मैम कुछ चीजें पहले फिजिक्स में पढ़ लेते हैं, फिर बाद में मैथ्स में पढ़ने के बाद समझ में आता है कि अरे अच्छा ये ऐसे हुआ था। इस बार तो आपका 12th में तो ऐसा बहुत सारा है, जैसे आपका वेक्टर वाला टॉपिक अभी 12th में आएगा, है ना। उसके बाद आपका Yes, ma'am. इंटीग्रेशन भी 12th में आएगा, डिफरेंशिएशन भी 12th में आएगा। तो ये सारी चीज आप फिजिक्स में ऑलरेडी थोड़ी बहुत पढ़ चुके हो, तो मैथ्स में आप और अच्छे से पढ़ लोगे तो फिजिक्स भी आपकी और अच्छी हो जाएगी। यस मैम। ठीक है, चलो अब मैम इसमें डिटरमिनेंट निकालना भी पहले पढ़ चुके हैं, अब हाँ दोबारा डिटर्मिनेंट भी पढ़ लिया, वो मैट्रिसेस एंड उसमें तो चलो वो तो लंबा चैप्टर है, उसमें डिटर्मिनेंट खाली सबसे छोटा सा बेसिक चीज है, उसमें तो आगे जाके बहुत सारी चीजें यार। उसमें मेरे को सबसे मुश्किल ये लगता था कि वो रोज को चेंज करना होता है, फिर कुछ करना होता है ना उस पे ऑपरेशन। यस मैम, वो ट्रांसपोज वाला। हाँ मैट्रिसेस ये सब। वो मुझे मुश्किल लगा था उस टाइम पे। चलो अब आ जाओ अगले केस पे। अब हम नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की बात कर लेंगे बच्चों, यस है मैम। ना। तो Yes, नॉन ma'am. कंडक्टिंग स्फीयर में भी हमने क्या देखा था कि इसमें अगर हमारे पास कोई स्फीयर है, ये मेरा स्फीयर है, बहुत गंदा स्फीयर बना है बट ठीक है, समझ गए तुम लोग, या फिर से बना देते हैं, आप लोग भी कॉपी में ड्रॉ करो, तब तक मैं एक बार फिर से बना रही हूँ। ठीक है, सो नाउ इफ वी आर हैविंग अ स्फीयर लाइक दिस एंड द रेडियस ऑफ द स्फीयर इज कैपिटल आर, तो अब भी मेरा जो चार्ज होएगा वो इसी के अंदर रहेगा, है ना। अब जो मेरा चार्ज मैं जिस पॉइंट पे दूंगी वो वाला चार्ज मेरा वहीं पे स्टेबल हो जाएगा। दिस इज व्हाट वी सॉ। यस मैम। यस मैम। ठीक है, सो दिस इज माय चार्ज क्यू। और यहाँ पर अब हमें क्या डिफाइन करना पड़ेगा? चार्ज डेंसिटी हम कैसे डिफाइन करेंगे? मैम वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी फ्लो लेंगे। Very की good. टर्म्स पे। वेरी गुड, वी विल डिफाइन वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी विच इज इक्वल टू चार्ज अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, ये हमारी होती है चार्ज अपॉन वॉल्यूम के इक्वल। तो बेटा यहाँ पर भी दो केसेस बन जाएंगे। पहला केस होगा व्हेन आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। ठीक है, तो इस सिचुएशन में तो आप सोच ही सकते हो क्या आंसर आएगा। मैम के क्यू अपॉन आर स्क्वायर पॉइंट चार्ज की तरह। बिल्कुल सही बोला बेटा, सेम वही पॉइंट चार्ज वाला केस आएगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आपका आंसर है। ये मेरी गॉसियन सरफेस हो जाएगी और सपोज दिस इज माय पॉइंट आर। ठीक है, यहाँ पर मेरा पॉइंट आर है। तो अब इस सिचुएशन में बच्चों हम वही सेम चीज करेंगे। वी विल अगेन टेक क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए, and again since at all points electric field is like this and dA wala element will be like this, at all points you can see that electric field is like this and dA wala element will again be radially outwards, है ना। तो सारे केसेस में आपका ये 0 डिग्री का एंगल बना रहा है। सो यू विल गेट क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डी ए cos 0। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास ई डी ए cos 0 आ जाएगा विच विल इज इक्वल टू ई डी ए। So this implies E अगर हम कॉमन ले लें, closed integral of dA must be equal to Q enclosed upon epsilon naught। ठीक है, तो यहां से भी आप लिखोगे तो आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी? E multiplied by 4 pi small r square, this must be equal to Q enclosed upon epsilon naught। यस मैम। यस
ठीक है, सो वी गेट द फाइनल वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एज के क्यू अपॉन आर स्क्वायर. सेम सिचुएशन, सेम चीज. Yes, ma'am. नाउ हियर ऑल्सो यू कैन डू दैट ऑपरेशन जो हमने अभी पिछले वाले केस में किया था कि क्यू की वैल्यू आप सब्सटीट्यूट कर सकते हो. ठीक है, तो अगर आप क्यू की वैल्यू लिख दोगे कि क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अब ये वॉल्यूम के टर्म्स में आएगा मामला, मैम है ना. रो तो इनटू 4/3 पाई आर क्यूब. हाँ, वेरी गुड. रो इनटू 4/3 पाई आर क्यूब. सो व्हेन वी सब्स्टिट्यूट दैट हियर मैम स्क्रीन 4. स्टक हो गई. अच्छा, स्क्रीन स्टक हो गई, एक सेकेंड. अभी विजिबल है बेटा? यस मैम. ठीक है, तो जब ये वाली क्यू की वैल्यू हम इधर सब्स्टिट्यूट करते हैं तो के को अगर एक्सपैंड कर दूंगी 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, है ना. तो एक बार आप अपनी कॉपी में करके देखना. इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास रह जाएगा सिंपली रो आर क्यूब अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर. इज दिस ओके गाइस? यस मैम. ठीक है, तो इधर ऑल्सो यू आर गेटिंग द सेम रिजल्ट कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आपका वो 1 अपॉन आर स्क्वायर के टर्म में डिक्रीज हो रहा है. सिंपल है ये वाली चीज. यस मैम. ठीक है, अगले वाले केस में चलूं, कर लिया इसको नोट डाउन? यस मैम हो गया. तो मैम अच्छा, कर लो, कोई नहीं. अगले वाले केस में अब वही है कि अगले वाले केस में ना हमें वो डिटरमिन करना पड़ेगा कि कितना चार्ज उसके अंदर लाए कर रहा है. बस उतना ही मेहनत है और कोई मेहनत नहीं है. मैम हो गया. हो गया. चलो, अब नेक्स्ट केस डिस्कस करते हैं. नेक्स्ट केस है हमारा व्हेन आर इज लेस देन कैपिटल आर. मतलब आर की वैल्यू अब छोटी है. तो बेटा फिर से मेरे पास ये बड़ा सा स्फीयर है. क्या आप देख रहे हो क्या परफेक्ट स्फीयर बना है? मतलब मानते हो नहीं मानते कि टैलेंट आ गया है मैम में ड्राइंग का? यस मैम. वाली स्लाइड दिखाना. पीछे वाली देख लो बेटा. यस मैम डन. ठीक है, डन है. तो बेटा ये इसका भी रेडियस आर के बराबर है. अब मेरा चार्ज अंदर है तो मैं थोड़े से चार्जेस ही ड्रॉ कर रही हूँ ताकि वो आप देख पाओ गॉसियन सरफेस भी जो बनती है. ठीक है, अब सपोज मेरे को इस पॉइंट पे डिटरमिन करना है तो ये पॉइंट मेरा इसके अंदर लाए करेगा आर के बराबर. तो अब यहाँ पर यही खाली डिफरेंस है कि इसके अंदर जो चार्ज लाए करेगा हमें वो कंसिडर करना है ना. इस सिचुएशन में यहाँ पर जो इसके अंदर चार्ज लाए करेगा हमें वो कंसिडर करना है. तो रो को हमने कैसे डिफाइन किया था? जो हम टोटल चार्ज दे रहे हैं डिवाइडेड बाय द टोटल वॉल्यूम. यस मैम. ठीक है, तो रो कैन बी डिफाइंड एज क्यू अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब. इस चीज से सब लोग अग्री कर रहे हैं? मैम स्मॉल आर क्यूब. नहीं नहीं, ये मैं पूरा का पूरा रो डिफाइन कर रही हूँ ना बेटा. यूनिफॉर्म है ना तो कैपिटल आर ही आएगा. मैं नहीं बेटा, ये मैंने डिफाइन किया है रो. रो माने टोटल चार्ज अपॉन टोटल वॉल्यूम. मैम यहाँ पे हमारी डेंसिटी तो यूनिफॉर्म है ना, तो मतलब पूरे का कंसीडर करेंगे ना, वो में क्या. पूरे का कंसिडर करोगे, रो की वैल्यू तो सेम ही रहेगी पूरे में. मैम बट ये रो वाले के एरिया लिए में, क्या है? मैम हाँ, रो रो की वैल्यू आपकी सेम रहेगी बेटा पूरे में. रो की वैल्यू में कोई दिक्कत नहीं है. तो ये जो रो है ये मैंने पूरे के पूरे स्फीयर के लिए आपका डिफाइन कर दिया ना. रो की वैल्यू चार्ज अपॉन वॉल्यूम ही तो होती है ना. ठीक है, ये चीज क्लियर है बेटा? यस मैम. ठीक है, अब अगर हम ये गॉसियन सरफेस पे आते हैं तो फिर से वही सेम स्टेप्स. ई डॉट डी आप निकालोगे तो इसकी वैल्यू आपके पास आ जाएगी क्लोज सरफेस इंटीग्रल ई डी ए एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट. ठीक है बेटा? तो अब यहाँ पर ये क्यू इनसाइड कितना हो जाएगा? ई मल्टीप्लाइड बाय 4 पाई आर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ द गॉसियन सरफेस एंड वी हैव टू इक्वेट दिस टू व्हाट? क्यू इनसाइड. क्यू इनसाइड विल बी इक्वल टू व्हाट? चार्ज डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय दिस पर्टिकुलर वॉल्यूम. यस मैम. Right, so this volume is 4/3. Very good, 4/3 मैम pi. यहाँ स्मॉल आर आएगा. हाँ, यहाँ पे Yes, स्मॉल आर आएगा. 4/3 pi r small r, 4/3 pi small r cube divided by epsilon naught. So I can substitute the value of rho here. है ना, जब हम रो की वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे तो मेरे पास क्या वैल्यू आ जाएगी? रो की वैल्यू अगर डाल दोगे तो q अपॉन 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब divided by epsilon naught. This is the value which I will get. यस मैम. ठीक है, तो थोड़ी काटा पीटी हो जाएगी. 4/3 से ये 4/3 पाई कट जाएगा और यहाँ से आर स्क्वायर से ये आर क्यूब वाली एक टर्म कट जाएगी, है ना. आर स्क्वायर से ये कट जाएगा, नीचे आपका 4 पाई आ जाएगा. तो जब ई की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे क्या वैल्यू आ जाएगी? ऊपर बचेगा मेरे पास क्यू आर क्यूब डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर. यस मैम. ठीक है, तो यहाँ पे मैं ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को कंबाइन करके के लिख सकती हूँ.
ठीक है, और ये वाली जो चीज है इसको मैं काटा पीटी कर सकती हूँ, आर क्यूब से ये चीज कट जाएगी। Yes, ma'am. तो Yes, ma'am. इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू QR by R cube. के क्यू स्मॉल आर अपॉन आर क्यूब। अगर मैं यहाँ पर ये वाली चीज काटा पीटी ना करूं, रो को ना खोलूं, अगर मैं यहाँ पर रो को नहीं खोलती तो 4 पाई से 4 पाई कटेगा, बस आर स्क्वायर से एक आर कट जाएगा। तो अगर मैं इसको रो के टर्म्स में एक्सप्रेस करती हूँ, आई विल गेट रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन। So this will be my electric field inside a solid non-conducting sphere. Is this okay, guys? Yes, ma'am. Ma'am, एक second. Yes. ठीक है, इसको भी नोट डाउन कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं। ये दोनों इंपॉर्टेंट रिलेशंस हैं हमारे बच्चों। ठीक है, इसमें भी हम वोल्टेज वाला पार्ट, पोटेंशियल वाला पार्ट भी कवर करेंगे इसका, वो भी इंटरेस्टिंग है, वो भी अच्छा पार्ट है। मैम 10. डन। अब चले इसको भी No, समराइज ma'am, एक करते हैं। second. अच्छा, लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। Ma'am, हो गया. हो गया? तो चलो अब इसको भी क्विकली समराइज कर देते हैं। सबसे पहले R इज ग्रेटर देन R, तो हमारे यहाँ पर दो रिजल्ट्स आए हैं, R इज ग्रेटर देन R। क्या क्या रिजल्ट्स आए हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड एक तो हो गया के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, दूसरा R रिजल्ट, दूसरे में क्या लिखा था हमने? KQR upon R cube. क्यू आर मतलब ये आ गया ना, सिग्मा आर क्यूब अपॉन cube upon 2 epsilon 3 epsilon naught small r square. R 3 square. epsilon नॉट अपॉन स्मॉल r स्क्वायर। सेकंड केस है व्हेन R इज लेस देन कैपिटल R। तो इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हम लोगों ने क्या देखी? फिर से दो वैल्यूज देखी। एक देखी के क्यू मल्टीप्लाइड बाय R अपॉन R क्यूब, एंड द सेकंड वैल्यू वाज रो R upon 3 epsilon naught. 3 एप्सिलॉन नॉट। बिल्कुल सही बेटा। और फाइनल अब आप देख सकते हो कि जब R की वैल्यू कैपिटल R के इक्वल है तब क्या वैल्यू आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की? दोनों एक्सप्रेशन से सेम ही वैल्यू आएगी। मैम KQ upon capital R square. Very good. KQ upon capital R square. This will be my value of electric field in this case. Yes, ma'am. और मैम ठीक है। वो दूसरी वैल्यू हो सकती है रो हाँ, दूसरी वाली में भी टर्म्स में निकाल सकते हो, वो आपका रो कैपिटल R अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट आ 3 जाएगा। epsilon naught. Yes, ma'am. मैम. ठीक है, इस केस में भी चलो लिख देती हूँ रो कैपिटल R अपॉन 3 एप्सिलॉन। इसका भी ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं बेटा। ये ग्राफ्स हमारे लिए जरूरी है, ये ग्राफ्स हमारे सारे केसेस के बहुत जरूरी है। तो ये आ गया R, ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इधर भी वही हमारा स्पेशल वाला जो सबसे आपका स्पेशल दोस्त है, व्हेन R इज इक्वल टू कैपिटल R, दिस इज आवर स्पेशल फ्रेंड। तो अब यहाँ पर इसको अच्छे से देखो, जब आपकी R की वैल्यू इज लेस देन कैपिटल R, in this case electric field is decreasing when we are electric field is directly proportional to R, है ना? तो जैसे जैसे हम R की वैल्यू बता रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज आल्सो इंक्रीजिंग। दिस इज सिमिलर टू द केस वी सॉ पहले एज वेल, जब हमने वो सिलेंडर वाला वगैरह भी तो करे थे। ठीक है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, देन इट इज रीचिंग अ मैक्सिमम व्हिच इज इक्वल टू KQ अपॉन कैपिटल R स्क्वायर। और ये मैक्सिमम पहुंचने के बाद अब ये डिक्रीज करना शुरू हो जाएगा, है ना? नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। इज इट ओके गाइस? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. ठीक है, क्लियर है ये सारे? इतना ही पढ़ना है बस। गॉस लॉ में इतनी ही एप्लीकेशन है, सारा एप्लीकेशन आपको किसी बुक में भी नहीं मिलेंगी, कहीं पे भी नहीं मिलेंगी। इसके क्वेश्चंस मिल सकते हैं अब ढेरों। तो आज हम इसके ढेरों क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अलग अलग टाइप के। ठीक है, वो क्वेश्चन से आपका ये जो कॉन्सेप्ट है वो और क्लियर हो जाएगा। चले आगे बच्चों। मैम 1 मिनट. हाँ, लिख लो बेटा। ठीक है, सिंपल सिंपल क्वेश्चंस करेंगे पहले, उसके बाद थोड़े से अच्छे क्वेश्चंस पे हम मूव करेंगे। एक दो सिंपल क्वेश्चन करेंगे, फिर अच्छे क्वेश्चन करेंगे। ये वाले में अच्छे अच्छे केसेस काफी बन जाते हैं। मतलब जेई में ये वाला टॉपिक सबसे पॉपुलर रहता है। स्फीयर के अंदर स्फीयर दे देते हैं, स्फीयर में से एक कैविटी निकाल के वो वाला क्वेश्चन दे देते हैं, तो काफी अच्छे क्वेश्चंस बन जाते हैं इस टॉपिक से। मैम डन. डन। चलो, ये समरी स्लाइड हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ना सबसे। तो ये वाला क्वेश्चन देखो, दिस इज अ सिंपल क्वेश्चन, ट्राई टू सॉल्व इट गाइस। अ कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, कंडक्टिंग मतलब सारा का सारा चार्ज उसके सर पे है, सरफेस पे है।
तो कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर हैज एन अननोन चार्ज, कंडक्टिंग स्फीयर है एक, उसमें कुछ अननोन चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपको 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर पे गिवन है, तो आपको बताना है कि स्फीयर के ऊपर नेट चार्ज कितना है। ठीक है, ट्राई टू सॉल्व इट, ट्राई टू टेल मी व्हाट द आंसर विल बी। सब बच्चे ट्राई करो इसको सॉल्व करनी। फॉर्मूला याद है? फॉर्मूला बता दूं? ठीक है, ट्राई टू सॉल्व इट गाइस। इसी तरीके से सारे क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करा करो। जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, गिवन लिख लिया, फॉर्मूला लिख लिया और लास्टली टू फाइंड लिख लो। क्वेश्चन ऐसा क्लियर होएगा ना सटीक की समझ भी नहीं आएगा कि भाई अब तो मतलब कितना ही क्लियर हो गया हमारे लिए। इससे ज्यादा क्लियर मैं आपको फॉर्मूला क्वेश्चन गिवन दे नहीं सकती। मैम 6.6 into 10 raised to the power -9 coulomb. वेरी गुड, वेरी गुड। तो इसको हम नैनो कूलम में एक्सप्रेस कर देंगे। ठीक है, एन से एक्सप्रेस कर सकते हैं इसको। बिल्कुल सही बोला बेटा आपने। तो क्यू की वैल्यू अब निकालें, सॉल्व करें? यस मैम। चलो सोल्यूशन पे आ जाओ। मैम आ गई है 6.6 into 10 की पावर बिल्कुल सही बेटा, यही आएगा आपका आंसर, बिल्कुल सही बोल रहे हो। क्यू की यस वैल्यू मैम, यही आ रही है। है ना, क्यू की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी? ई आर स्क्वायर अपॉन के। मतलब अब तो यार मैथ्स है ना, अब इसमें क्या सॉल्व करना है? 7.5 इंटू 10⁻³ इंटू 0.2 इंटू 0.2 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 10⁻⁹। तो सब बच्चे अब इसको मैथ्स से सॉल्व कर लेना। आंसर मैं बता ही रही हूँ आपको। क्यू की वैल्यू आप लोगों की आएगी 6.67 इंटू 10⁻⁹ कूलम। ठीक है, मैम -9 -9 कूलम। कूलम, सॉरी, -9 आएगा, राइट। So this means that what you will get is 6.67 nanocoulomb. This is your final answer. Is this okay, guys? यस मैम। चलूं अगले क्वेश्चन पे? Yes, ma'am. Yes, ठीक है, ma'am. अब ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व करके बता दो। ये भी सिंपल है, इसमें बस तीनों केसेस देखने हैं। मैम जस्ट आउटसाइड यानी हम सरफेस पे ही मानेंगे? हाँ, जस्ट आउटसाइड में आप सरफेस के ऊपर ही मान लोगे। मैम ये थर्ड वाले में क्या है? एट अ पॉइंट 18 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर। मतलब आपका रेडियस 12 सेंटीमीटर का है, तो आपने 18 सेंटीमीटर अगर लेना है तो आर इज ग्रेटर देन आर वाला केस लगा होगा। ओके। ठीक है, पहला केस जो है आपका, दिस इज द केस व्हेन आर इज लेस देन आर। दूसरा केस जो है दैट इज व्हेन आर इज इक्वल टू आर। तीसरा केस इज व्हेन आर इज ग्रेटर देन आर। ठीक है, ये तीनों केसेस आपको यहाँ पे लगा के आंसर बताना है बेटा। ठीक है, यहाँ पर भी आपको गिवन है दैट रेडियस कैपिटल आर जो है वो आपका 12 सेंटीमीटर है। मतलब 12 सेंटीमीटर माने 12 इंटू 10⁻⁻² मीटर हो गया। और आपको चार्ज भी गिवन है, क्यू की वैल्यू हमें गिवन है 1.6 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। ठीक है, सबसे ज्यादा जो आपका एक्सप्रेशन काम आता है ना स्फीयर के अंदर, वो क्यू वाला ही आता है। सिग्मा और रो वाला एक्सप्रेशन भी आपको पता होना चाहिए। किसी क्वेश्चन में अगर सिग्मा और रो आपको गिवन हो तो उससे भी आप सॉल्व कर पाओ, बट जो क्यू वाला एक्सप्रेशन है सबसे ज्यादा कॉमनली वही यूज में आएगा। अंदर वाले पॉइंट पे क्या होगा बेटा? 0। 0। वेरी गुड। फर्स्ट केस जो है व्हेन आर इज लेस देन आर, सो वी नो दैट इन दिस केस इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 फ्रॉम गॉस लॉ। है ना भाई, चार्ज ही नहीं है तो कहां से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा अंदर? अच्छा, गॉस लॉ में कुछ लोग ऐसे ट्रिपल एस लगा देते हैं, हम खाली एक एपोस्ट्रोफी लगाएंगे, फ्रॉम गॉस's लॉ। सेकंड में क्या आंसर आएगा बेटा? 10 raised to the मैम power 10 raised to power 5 कूलम। वेरी गुड, बिल्कुल सही। सेकंड केस में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? सिंपली के क्यू अपॉन कैपिटल आर का होल स्क्वायर।
है ना। तो k की वैल्यू पता है 9 इंटू 10⁻⁹ होती है, मल्टीप्लाइड बाय q इज 1.6 इंटू 10⁻⁻7 डिवाइडेड बाय r का स्क्वायर करोगे तो कुछ 144 इंटू 10⁻⁻4 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व स्क्रीन करोगे। पॉज है। स्क्रीन पॉज है, अच्छा एक सेकंड, अभी विजिबल है बेटा? मैम अब आ गई। यस आ मैम। गई। तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या आंसर आएगा बेटा? 10 मैम raised to the 4 power into 5। 10 की पावर 5। हाँ, दैट इज द नेक्स्ट केस। नहीं, नेक्स्ट केस में कुछ और आएगा। यहाँ पे तो आपका 10⁻5 न्यूटन पर कूलम आ जाएगा बेटा। ठीक है, सो Yes, ट्राई टू सॉल्व इट। दिस इज व्हाट आई गॉट, क्योंकि देखो ना ये 12 है ना, तो 12 आपका 3 इंटू 4 होता है, तो 3 yes, से 3 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, दोनों कट जाएंगे ये, तो खाली 10 की पावर्स बचेंगी। मैम नेक्स्ट वाले की 4.4 इंटू 10⁴ कूलम्ब। वेरी गुड। यहाँ पे हमारा r इज ग्रेटर देन r, तो ये तो सिंपल है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज kq अपॉन स्मॉल r का स्क्वायर, है ना। तो इस सिचुएशन में वही 9 इंटू 10⁻⁹ मल्टीप्लाइड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻7 डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पर आपका 18 सेंटीमीटर पे है पॉइंट, तो कितना हो जाएगा 18 इंटू 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर, तो ये भी निकल जाएगा। यस मैम। ठीक है, इसका भी आंसर आप लोग निकाल लोगे। इसका भी आंसर मैं बता देती हूँ, सही बोला आपने बेटा, इसका आंसर आ जाएगा हमारा 4.4 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन पर। per coulomb। ठीक है, क्लियर है, चले आगे। मैम हाँ बेटा। मैम जैसे कि अगर कोई स्फेयर है उसके सरफेस पे अगर हमें चार्ज निकालना है तो मैम वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी वजह से आएगी वो मैम इक्वल होगी जो अगर हम उसके स्फेयर के सेंटर पे एक चार्ज रख दे उतने उतने ही हाँ मैग्नीट्यूड हाँ, का। राइट राइट राइट, ये तो पूरा ही वही आ रहा है ना। देखो अब ये जो kq अपॉन r स्क्वायर है वो भी तो यही सेम चीज आ रही है कि अगर मेरे पास स्फीयर ही नहीं है, अगर मैंने q चार्ज उस स्फीयर के सेंटर पे लोकेट कर दिया, सेंटर पे रख दिया, तो जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है मेरा उस पॉइंट पे, r पॉइंट पे या फिर कैपिटल R पॉइंट पे, वो यही तो आ रहा है जो पॉइंट चार्ज की वजह से आता है। आई मीन साइड तो हमेशा 0 रहेगा ना। हाँ, अगर ये कंडक्टर है तो 0 रहेगा। वो जो सॉलिड वाला केस हमने देखा था, सॉलिड मैम नॉन वरना कंडक्टर क्या के कुछ केस में भी नहीं हो रहेगा। मतलब 0 रहेगा हमेशा। वैसे तो वैसे कुछ हमेशा बोलने 0 से रहेगा, वैसे हमेशा 0 रहेगा, बट अगर आपका नॉन कंडक्टर वाला केस है तब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू। तब निकालना पड़ेगा। हाँ, अगर आपका हॉलो कंडक्टर, अगर आपको हॉलो गिवन है मतलब शेल गिवन है, अगर आपको स्फेरिकल कंडक्टर गिवन है, तो दोनों केसेस में आपका 0 आएगा अंदर की साइड पे फील्ड, क्योंकि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आपकी खाली सरफेस पे हो जाएगी। क्लियर है बच्चों? यस मैम। चलो अब अगले पे आते हैं। दिस इज अ गुड क्वेश्चन। नाउ दिस इज अ गुड आपका क्वेश्चन। स्क्रीन पॉज है। अच्छा, स्क्रीन पॉज है, मैं गुड क्वेश्चन पे तो आ गई, बच्चों को दिखानी है, अब दिखाओ। यस मैम दिख गया। हाँ, अब ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको ट्राई करो फाइंड आउट करने की। इसमें आपको बेटा 2 स्फीयर्स गिवन है, ठीक है। यू हैव बीन गिवन विद 2 concentric conducting spherical shells. So how will we solve in this particular case? Try to determine the answer for that. मैम 3 में तो 0 ही होगा। यस बिल्कुल मैम सही, 3 में 0 होगा। बिल्कुल सही। चलो 3 और के मैम केस में 2 तो मैं, पे तो सिर्फ अंदर वाले की वजह से, और 1 पे दोनों का वेक्टर समीशन। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात कर लेती हूँ फॉर पॉइंट 3। फॉर पॉइंट 3 0 इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 0। 0। ठीक है, फॉर मैम पॉइंट 3 सेकंड वाले में k³ में r2 का स्क्वायर आएगा। ठीक है। कि सेकंड वाले में बच्चे बोल रहे हैं कि सेकंड वाला कौन सा है हमारा, ये वाला सेकंड वाला, ठीक है। E2 की वैल्यू हमारी कितनी बोल रहे हैं बेटा? मैम kq k³ में r2 का स्क्वायर। r स्क्वायर। बिल्कुल सही। और बताओ तीसरे वाले में? और मैम फर्स्ट में दोनों का ऐड कर देंगे। बिल्कुल सही, तो फर्स्ट में दोनों का हम ऐड कर देंगे। ठीक है, तो पॉइंट 3 के लिए तो हमने निकाल लिया। फॉर पॉइंट 2, फॉर पॉइंट 2 नाउ वी हैव टू डिटरमिन द चार्ज एनक्लोज्ड। तो पॉइंट 2 पे अगर मैं गॉसियन सरफेस ड्रॉ करती हूँ, आई कैन ड्रॉ माय गॉसियन सरफेस लाइक दिस, राइट। मैम दिस इज माय फर्स्ट वाले गॉसियन में सरफेस। 2k³ में r1 स्क्वायर आ रहा है। किसमें बेटा? फर्स्ट में। फर्स्ट वाले में Q1 और Q2 दोनों चार्जेस आ जाएंगे ना आपके फर्स्ट हम वाले में उसके हमारी। अलग अलग आएंगे ना दोनों। हाँ, फर्स्ट वाले में हमारी कुछ गॉसियन सरफेस ऐसी बड़ी सी बन जाएगी। यस मैम। ठीक है, दिस इज माय गॉसियन सरफेस नंबर 2, दिस इज माय गॉसियन सरफेस नंबर 3 जो अंदर की साइड पे हमारी बन रही है। ये मेरी गॉसियन सरफेस नंबर 3 है। ठीक है बेटा। अब ना यहाँ पर एक छोटी सी जो इंटरेस्टिंग चीज और हो रही होती है, वो यही हो रही होती है कि इस सिचुएशन में ना कुछ इंड्यूस चार्ज भी आ जाता है। ये जो प्लस Q1 वाला चार्ज है ना, ये प्लस Q1 वाला चार्ज, अभी हम इसकी आगे और अच्छे से एप्लीकेशन देखेंगे। दिस प्लस Q1 चार्ज विल आल्सो इंड्यूस सम चार्ज ऑन दिस पर्टिकुलर साइड ऑफ द शेल।
है ना, जो दूसरा वाला शेल है उसकी वजह से कुछ इंड्यूस चार्ज भी तो आ जाएगा, इस सिचुएशन में नहीं आएगा। यस मैम। Yes, चार्ज अगर ये वाला तो चलो आपने सेकंड वाले पॉइंट के लिए तो सही बोल दिया, फॉर पॉइंट 2 सिंपली हमारा कितना इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, हमारा जो चार्ज एंक्लोज्ड है इस सिचुएशन में दैट इज इक्वल टू Q1, और ये जो बाहर वाला शेल है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ होगा नहीं, तो यहाँ पे हमारी वैल्यू हो जाएगी KQ1/R2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये चीज तो आपने सही बोली। अब अगर हम पॉइंट 3 की बात करते हैं, वैसे इसकी ज्यादा एप्लीकेशन आगे आएंगी जब हमारे चार्जेस अनइक्वल होते हैं, बट होता क्या है कि ये जो Q1 वाला चार्ज है दिस विल आल्सो इंड्यूस सम चार्ज हियर, जो ये इसकी बाहर वाली सरफेस है इस पे कुछ ये चार्ज इंड्यूस कर देगा, सो दिस चार्ज विल बी, ये प्लस है क्योंकि तो कुछ नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, राइट गाइस, सम नेगेटिव Q1 चार्ज विल बी इंड्यूस्ड ऑन द इनर सरफेस हियर। मैम लेकिन वो तो पॉजिटिव है ना, तो नेगेटिव कैसे इंड्यूस करेगा? पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो नेगेटिव वाले जो चार्जेस होते हैं वो अपने पास ले आएगा ना, yes मैम, इंड्यूस Yes, ma'am. है नेगेटिव ना, तो करना, नेगेटिव चार्ज इंड्यूस करेगा, और ये जो सरफेस है इसके बाहर में आपका कुछ पॉजिटिव चार्ज भी आ जाएगा, ये जो सरफेस है इसके बाहर वाला जो एरिया उस पे कुछ पॉजिटिव चार्ज भी शो करेगा, है ना Yes, बेटा। ma'am. इसका हमारा यूज तब आएगा जब दोनों चार्जेस यहाँ पर Q1 और Q2 जो है उनका वैल्यूज जो होंगे वो बिल्कुल ही अलग अलग कुछ वैल्यूज होंगी, वैसे भी क्वेश्चन हम अभी सॉल्व करेंगे जब हम शेल की बात करते हैं, जब ये तो चलो शेल है, अगर हमारे पास यहाँ पर भरा हुआ होता है मामला, R1 और R2 वाला केस होता है, तो वो केस हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा इस सिचुएशन में। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे अब पॉइंट 3 के केस में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की, सॉरी पॉइंट 1, मैम K upon R1 square into Q1 plus Q2. वेरी गुड, K into Q1 plus Q2 upon R1 का होल स्क्वायर, दिस इज व्हाट इज हैपनिंग, बिल्कुल सही बोला। ये चीज भी क्लियर है सबको? Yes, ma'am. yes मैम, चलो वेरी गुड, अब आगे चलते हैं। अब इस सिचुएशन में बताओ बेटा, ये वाला वो वाला मामला आ गया कि यहाँ पर अब आपका इंड्यूस चार्ज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, है ना, मैम, ये वाला एक सिचुएशन देखो, दिखा दो। पिछली स्लाइड दिखा दूं? yes मैम, अच्छा देख लो बेटा, ठीक है, अच्छे क्वेश्चंस हैं ये, स्फीयर वाले क्वेश्चन सबसे अच्छे होते हैं, मतलब स्फीयर से ही सबसे मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चंस आपके पूछे भी जाते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि क्वेश्चंस भी इसी से आ रहे हैं, बट इससे आपके मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चंस इसी वाली चीज से पूछे जाते हैं। मैम डन, डन, चलूं आगे वाले पे? yes मैम, ठीक है, तो अब बताओ इसको कैसे सॉल्व किया जाए, हाउ शुड वी सॉल्व दिस? मैम इसमें चार्ज इनसाइड कंसीडर करना पड़ेगा। चार्ज इनसाइड, देखो अब यहाँ पर क्या है, इस सिचुएशन में हमारे को एक पॉइंट चार्ज को इन्होंने अंदर की तरफ दे रखा है, ठीक है, दे हैव गिवन यू दैट यू आर हैविंग सम पॉइंट चार्ज इनसाइड दिस स्फीयर, एंड एडिशनली दे हैव आल्सो गिवन दैट बाहर की साइड पे भी हमारा कुछ चार्ज यहाँ पर है, तो आपको यही निकालना है कि ये जो अंदर वाला चार्ज है इसकी वजह से सारे के सारे जो ये स्फीयर्स है उन पे क्या चार्ज इंड्यूस होएगा वो बता दो, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, अब ये अंदर जो ये चार्ज है Q1, इसकी वजह से कुछ चार्ज इंड्यूस हो जाएगा ना ये वाले सरफेस पे, yes मैम, मैम कितना माइनस चार्ज होएगा? वेरी गुड, इसकी वजह से कुछ माइनस Q1 चार्ज इंड्यूस हो जाएगा इधर, और ये क्योंकि अब माइनस Q1 चार्ज यहाँ पे इंड्यूस हुआ है तो इसका मतलब है कि ये माइनस Q1 की वजह से कुछ प्लस Q1 चार्ज भी इंड्यूस हो जाएगा, yes मैम, है ना, और ये आपका कंडक्टिंग शेल है, तो ये जो प्लस Q1 चार्ज आएगा वो बाहर के सरफेस पे नहीं चला जाएगा, yes समझे? समझे मैम क्या इस बोला समझ मैंने? में नहीं आया। ये समझ नहीं आया, देखो इसको अब अच्छे से डायग्राम से समझते हैं, मैं इसको डायग्राम को ड्रॉ ही कर देती हूँ यहाँ पर, ठीक है, थोड़ा सा मेहनत लगेगी मेरी, कोई नहीं, आप बच्चों के लिए इतना तो कर ही सकते हैं हम। ये मेरा अंदर वाला शेल है बेटा, और Yes, ma'am. मैम Q1 तो बाहर इसलिए जाएगा ना क्योंकि उसको रिपल्शन मिनिमम करनी है Q1 से, जो अंदर पॉइंट चार्ज है उससे। बता रही हूँ, वो वाली चीज भी बता रही हूँ, ठीक है, ये इस तरीके का मामला हो रहा है कुछ, ठीक है, ये मेरे पास दोनों मेरे शेल आ गए, जो बाहर वाला शेल है वो थोड़ा डर्टी लग रहा है, और ये वाला जो शेल है ये मेरा कंडक्टिंग शेल है। इज दिस डायग्राम ओके? बहुत बुरा है Yes, बट ठीक ma'am. है, समझ में आ रहा है। तो अब बेटा हुआ क्या है कि यहाँ पर हमने कुछ चार्ज रख दिया है जो Q1 के बराबर है ना, यहाँ पर हमने जो चार्ज रखा है वो Q1 के बराबर है, तो ये जो शेल होएगा इस पे कुछ नेगेटिव चार्ज इस तरीके से इकट्ठा हो जाएगा, Yes, ma'am. है ना, और कितना नेगेटिव चार्ज होएगा, Q1 के बराबर जो चार्ज है वही इंड्यूस होएगा, तो ये चीज हमें समझ में आई कि नेगेटिव वाला जो चार्ज है वो इंड्यूस हो जाएगा इधर इस शेल पे, Yes, ma'am. है ना, so I can write that there is some negative Q1 charge here. Now what I'm saying is that because this negative Q1 charge has come, तो ये पैदा तो नहीं हो रहा,
नेगेटिव Q1 चार्ज होने का मतलब यही है कि ये जो पॉजिटिव चार्जेस है वो भी यहाँ पर कुछ इंड्यूस हो जाएंगे, और यस मैम। पॉजिटिव मेरा प्लस Q1 चार्ज इंड्यूस होना चाहिए। यस मैम। तो ये जो है ये मेरा अंदर इंड्यूस हुआ है ना, ये जो प्लस Q1 चार्ज है ये मेरा जो कंडक्टिंग वाली बाउंड्री है उसके अंदर इंड्यूस हुआ है, तो ये जो प्लस वाला चार्ज है ये बाहर नहीं चला जाएगा, यस मैम, स्प्रेड आउट हो जाएगा। चला जाएगा ना, स्प्रेड आउट हो जाएगा। जैसे हमने देखे हैं कि कंडक्टिंग वाले केस में ये जो प्लस वाला चार्ज इंड्यूस होता है ये बाहर चला जाता है, तो वही यहाँ पर भी तो होगा। ठीक है, यस मैम। ठीक है। Yes, तो अब ma'am. यहाँ से आप ये जो दोनों चीजें आपसे पूछी हैं वो लिख सकते हो। सिग्मा फॉर इनर कितना हो जाएगा, आप इनर वाली सरफेस पे चार्ज कितना है, माइनस Q1 के बराबर, तो माइनस Q1 डिवाइडेड बाय 4 पाई स्मॉल r1 का होल स्क्वायर, है ना। दिस इज द एरिया इन दिस केस, r1 है यहाँ पर, और ये वाला जो रेडियस है वो आपको r2 गिवन है। और अगर आप आउटर का लिखोगे तो आउटर की वजह से कितना आ जाएगा, मैम Q2 प्लस Q1 अपॉन 4 पाई R2 का स्क्वायर। वेरी गुड। अब आ जाएगा Q1 प्लस Q2 अपॉन 4 पाई r2 का होल स्क्वायर। यस मैम, R2। इज दिस ओके गाइस? यस मैम। मैम इलेक्ट्रिक फील्ड के केसेस कैसे रहेंगे इसमें? ये भी अभी हम डिस्कस करेंगे। अभी ये वाली चीज समझ में आई? यस मैम। ठीक है, तो अब यही अगला क्वेश्चन है कि इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालोगे ये बता दो। ठीक है, चार्ज तो इंड्यूस हो गए हमारे, तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ कैसे रहेगी। तो हाउ विल वी फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड? मैम अगर सबसे हम एक पहले इनर वाले सरफेस को कंसीडर करें नेगेटिव चार्ज का स्फीयर और बाहर वाले को पॉजिटिव का कंसीडर करें तो उससे निकाल सकते हैं। हाँ वही तो करना है। सबसे पहला हमारा केस है कि जब जिस डिस्टेंस पे आप मेजर कर रहे हो दैट इज ग्रेटर देन r2। ठीक है, तो सबसे पहले वाला केस सबसे सिंपल है। E1 की वैल्यू हो जाएगी सिंपली, चार्ज कितना है अब टोटल, Q1 प्लस Q2 चार्ज है ना, अभी हमने निकाला पिछले केस में, यस मैम। यस है मैम। ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सिंपली आपकी K Q1 प्लस Q2 अपॉन r स्क्वायर आ जाएगी। इसको अगर आप चाहो तो लंबे रूट से भी कर सकते हो कि भाई आपने वो जो E मल्टीप्लाइड बाय 4 पाई r2 का स्क्वायर है वो वाला फॉर्मूला लगाया 4 पाई r स्क्वायर वाला, एंड यू आर इक्वेटिंग दैट विद द चार्ज डेंसिटी व्हिच यू ऑब्टेन्ड, उससे भी कर सकते हो बट उसकी जरूरत नहीं है इस सिचुएशन में। मैम यहाँ पे हम सिर्फ जो बाहर वाला सरफेस एरिया उसकी चार्ज को देख रहे हैं। हाँ ओके मैम। ठीक है, अब सेकेंडली बताओ ये r1 पॉइंट चार्ज क्यों नहीं कंसीडर कर रहे? बेटा अंदर वाले की वजह से जो इंड्यूस हुआ है, अगर आप टोटल भी कर लोगे तो कितना Q1 तो कैंसिल आउट हो जाएगा ना, ओके मैम। है ना। Q1 प्लस Q2 तो बचेगा, चलो आप इसको भी कंसिडर कर लो। तो टोटल चार्ज कितना है, Q1 प्लस Q2 माइनस Q1 प्लस Q1। ठीक है बेटा। यस मैम। हाँ, अब ये सेकंड वाले पॉइंट पे बताओ क्या होगा, व्हाट विल हैपन इन द केस ऑफ सेकंड वाला पॉइंट। मैम K Q1 अपॉन R Q1 by स्क्वायर। R square. Q1 क्यों आया बेटा, मैम क्योंकि क्योंकि Q1 वही चार्ज चार्ज इंड्यूस हुआ है इंड्यूस ना। है ना वहाँ पर। Q1 चार्ज तो पॉइंट वाला अंदर है, एक ये माइनस Q1 चार्ज भी तो इंड्यूस हो गया ना, यस मैम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट 2 जीरो नहीं हो जाएगा मैम यस मैम। है ना। सोचो गॉस लॉ से सोचो, गॉस लॉ क्या बोलता है कि भाई ये जो अंदर वाला चार्ज है ये Q1 है, और यहाँ पर भी तो एक माइनस Q1 चार्ज आ गया, यस मैम। तो दोनों चार्जेस मेरे कैंसिल आउट नहीं हो जाएंगे। मैम एक बार ये वाला पॉइंट फिर से बता दो। ये वाला पॉइंट एक बार ना मैं आपको सॉल्व करती हूँ कि ये वाली चीजें मैं निकाल कैसे रही हूँ गॉस लॉ से पूरी। ठीक है, हाउ एम आई एम सॉल्विंग दिस, व्हाट आई एम सेइंग इज दैट इंटीग्रल ऑफ E डॉट dA must be equal to Q enclosed upon epsilon naught. यस मैम। This is okay with you? I'm doing this in all of these cases. So अगर मैं इसका इंटीग्रल करूंगी मेरे पास क्या आ जाएगा, E dot 4 pi r square in all cases. This must be equal to Q enclosed upon epsilon naught. यस So मैम। this means इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो मेरी कितनी आ रही है, कितना चार्ज enclosed है अपॉन 4 pi epsilon naught r square, मतलब k q अपॉन r square। तो पहले वाले केस में तो हमने देख लिया Q1 प्लस Q2 माइनस Q1 प्लस Q1, तो मेरे पास Q1 प्लस Q2 की वजह से आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। इन द सेकेंड केस व्हाट इज द चार्ज विच इज देयर, एक तो ये माइनस Q1 चार्ज है जो इस शेल की इनर सरफेस पे है, और एक अंदर आपका पॉइंट चार्ज है प्लस Q1, तो दोनों ये चार्जेस ऐड नहीं हो जाएंगे। यस मैम। दोनों चार्जेस ऐड हो जाएंगे ना, तो उसकी वजह से मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो आ जाएगा। यस मैम। अभी समझ में आया? यस मैम, क्लियर। ठीक है, और थर्ड पॉइंट पे क्या होगा अब ये सोचो,
मैम के Q1 मैम upon R के square। Q1 अपॉन आर बिल्कुल स्क्वायर। सही। अब थर्ड पॉइंट में आप देखो कि खाली Q1 वाला चार्ज है अंदर, खाली Q1 वाला चार्ज है अंदर, तो अगर मैं थर्ड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालती हूँ तो इट विल बी के Q1 अपॉन आर स्क्वायर। इस तरीके से अगर मैं एक और बाहर शेल ऐड कर दूं तब भी फाइंड आउट कर लोगे, यस Yes मैम। है ना। मैम। अब आपको करना क्या है ऐसे सिचुएशन में कि आपने देख लिया कि जो भी चार्ज है उसकी वजह से इंड्यूस कितना चार्ज हो रहा है, और अब जिस पॉइंट पे मैं निकाल रही हूँ जो मेरी गॉसियन सरफेस है उसके अंदर कितना चार्ज एनक्लोज्ड है, उसके हिसाब से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। मैम आपने सेकंड वाले में Q1 Q2 लिख दिया, वो वहाँ पे Q1 ही अच्छा है। ठीक है ठीक है ठीक है, आप सही बोल रहे हो, नोट्स में दिक्कत हो जाएगी वरना। ठीक है चलिए मैम आगे। यहाँ पे अगर हम पॉइंट चार्ज या कोई भी कंटिन्यूअस चार्ज लेते तो भी हाँ इंड्यूस तब होगा भी ना। आपका इंड्यूस होएगा चार्ज। इंड्यूस होने में चार्ज जो पिछले केस में भी तो देखा था ना हमने, ये वाले केस में भी तो देखा था कि यहाँ पे भी तो चार्ज इंड्यूस हो रहा है, ये तो कंटिन्यूस ही था, मतलब चलो ये तो वही वाला था ये वाले केस में, है ना, कि यहाँ पर यस मेरा मैम। अब ये प्लस Q1 वाला जो चार्ज है इसकी वजह से भी तो चार्ज इंड्यूस हो ही रहा है। Yes मैम। यस ठीक है, मैम। तो यहाँ पर भी हमने यही वाला सेम एनालिसिस करके इसको निकाला है कि अगर हम पॉइंट 1 की बात कर रहे हैं तो Q2 प्लस Q1 माइनस Q1 प्लस Q1। ठीक है, पॉइंट 2 अगर आप देख रहे हो तो जो सेकंड वाला पॉइंट है उसमें खाली Q1 लाई कर रहा है, उसमें ओनली Q1 इज लाइंग, और जो थर्ड वाला है उसमें कुछ चार्ज लाई नहीं कर रहा। ठीक है, वी हैव डन द सेम एनालिसिस हियर। मैम वो यस वाली स्लाइड शो कर दो। देख लो बेटा, तो इसी तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे भी जाते हैं, ऐसा कुछ रैंडम सा शेप दे देंगे और बोलेंगे कि इस पॉइंट पे बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो ये इसमें ट्रिक यही है कि आपको वो इंड्यूस चार्ज वाली चीज देखनी है, अगर इंड्यूस चार्ज वाली चीज नहीं देखी तो आपका आंसर गलत आ जाएगा। ठीक है बच्चों। Yes मैम डन। मैम एक सेकेंड। हाँ लिख लो कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से तसल्ली कर लो अपनी। मैंने कहीं पढ़ा था ना कि जो हमारे कंडक्टर होते हैं ना उनके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा 0 ही होती है। हाँ हाँ, कंडक्टर के अंदर 0 ही होगी ना, क्योंकि कंडक्टर के अंदर चार्ज ही नहीं होएगा, यस मैम। इररिस्पेक्टिव ऑफ द शेप ऑफ द कंडक्टर। इफ कंडक्टर का जो चार्ज होता है वो हमेशा सरफेस पे रिसाइड करता है ना, तो अंदर आपके हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड 0 ही रहेगा। यस मैम वैसे भी समझ सकते हैं कि 0 आएगा E2। चार्ज सारा कंडक्टर कोई भी हो सरफेस पे रिसाइड करेगा, चाहे जो भी शेप हो। ओके मैम। चलूं आगे। यस मैम। ठीक है, अब ये अगला क्वेश्चन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। सो नाउ यू कैन सी दैट इन दिस क्वेश्चन व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर डीलिंग विद अ नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। Now what we are having is we are having a non-uniform charge distribution. Can you guys see this? Yes, ma'am. ठीक है, तो यहाँ पर अब हमारी एक नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, आपको एक सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर गिवन है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर भी आपका 0 नहीं होएगा। ठीक है, यू हैव बीन गिवन अ सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर जिसका रेडियस कैपिटल R है, और उसमें यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आपको रो इज इक्वल टू रो नॉट स्मॉल r अपॉन r के टर्म्स में गिवन है। मतलब जो ये r वाला डिस्टेंस है उसके साथ में आपकी चार्ज डेंसिटी चेंज हो रही है। तो सबसे पहले आपको निकालना है कि टोटल चार्ज स्फीयर पे कितना हो जाएगा, वो हमें शो करना है, दैट इट विल बी इक्वल टू दिस shown quantity. So can we do this? हम इंटीग्रेशन करेंगे ना। इंटीग्रेशन करके देखो कि आ रही है ये वैल्यू चार्ज की या नहीं आ रही। ठीक है, लेट मी ऑल्सो हेल्प यू गाइस। तो सबसे पहला वाला जो ए पार्ट हमें सॉल्व करना है वो ये करना है कि टोटल चार्ज हमें दिखाना है क्यू के बराबर है। टोटल चार्ज कितना हो जाएगा 0 से लेकर r तक, हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। राइट, नाउ यू गाइस नो दैट वॉल्यूम इज इक्वल टू व्हाट 4/3 पाई आर क्यूब। पाई स्मॉल r का क्यूब। तो dv की वैल्यू मैं लिख सकती हूँ कितनी हो जाएगी 4/3 पाई स्मॉल r का स्क्वायर dr। और मैम 3 भी तो मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ 3 पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा। ठीक है, तो 4πr² dr आ जाएगा। राइट गाइस, तो यस यहां पर अब मैं क्या लिख सकती हूँ 0 से लेकर r तक हमें किसको इंटीग्रेट करना है रो नॉट स्मॉल r अपॉन कैपिटल R। इंटीग्रल किसका करना है मल्टीप्लाइड बाय 4πr² dr। तो इसको इंटीग्रेट कर लोगे। यस मैम। Right, we will be able to integrate this. What will be the answer which you will get? ठीक है, अब यहाँ पर से ये रो नॉट बाहर आ जाएगा, कैपिटल R बाहर आ जाएगा,
मल्टीप्लीकेशन में क्या 4 पाई भी आपका बाहर आ जाएगा। r को जब r क्यूब हो जाएगा, इसको इंटीग्रेट करोगे तो r4 4/4 and this should be from 0 to r. So this tells me that final charge will be, एक r से एक r कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, यस मैम यही आएगा। है ना। तो जो यहाँ पे गिवन है वही आ जाएगा, पाई रो नॉट कैपिटल R क्यूब, दिस इज माय वैल्यू ऑफ चार्ज। एनी दिक्कत, एनी परेशानी इन दिस? No, ma'am. नो मैम। No, ठीक ma'am. है। अब आपको फाइनल अगला वाला पार्ट में क्या करने के लिए बोला है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर कितना होगा, ये कैलकुलेट बताओ। मतलब स्मॉल r जो है वो लेस देन कैपिटल R है, आपको इसकी वैल्यू बतानी है। ठीक है बेटा, तो जैसे हमने पिछली वाली डेरिवेशन करी है, बिल्कुल सेम वाली डेरिवेशन है यहाँ पर। गॉस लॉ अगर आप लगाओगे तो हमें पता है E.4 पाई स्मॉल r का स्क्वायर, है ना। यही तो किया था ना कि हमारे पास अगर कंडक्टिंग स्फीयर है, इसमें गॉसियन सरफेस ऐसे ले लेते हैं स्मॉल r की, ये आपका कैपिटल R है, और इस केस में फिर हमारे पास क्लोज सरफेस इंटीग्रल E.dA का कितना आ जाता है, E इंटू 4 पाई स्मॉल r का स्क्वायर। सो दिस मस्ट बी इक्वल टू व्हाट? अब चार्ज एनक्लोज्ड, चार्ज एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे हमारा टास्क क्या है कि ये चार्ज एनक्लोज्ड कितना है वो हमें निकालना है। अब हमें चार्ज एनक्लोज्ड की वैल्यू निकालनी है ना बस। तो ये चार्ज एनक्लोज्ड की वैल्यू फिर से हमारी इंटीग्रेशन से निकलेगी। अब यहाँ पे इंटीग्रेट हम करेंगे 0 से स्मॉल r तक, कि 0 से स्मॉल r तक कितना चार्ज है, रो dv। तो वही सेम इंटीग्रेशन हमारे पास आ जाएगी जो पहले भी आई थी, कि 0 से लेकर स्मॉल r तक रो नॉट मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल r अपॉन कैपिटल R मल्टीप्लाइड बाय 4 पाई r स्क्वायर dr। इसको इंटीग्रेट कर दो तो बताओ क्या आंसर आएगा इसको इंटीग्रेट करेंगे तो। मैम सेम ही आएगा, बस कैपिटल आर सेम की ही जगह आएगा, स्मॉल आर आएगा। बिल्कुल सही, बस सेम ही आएगा। 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, बस यहाँ पे हमारे पास r⁴ अपॉन ये वाली जो टर्म है वो आएगी, ये जो कैंसिल आउट कुछ नहीं होएगा यहाँ पर, यस है मैम। ना। तो मेरे पास क्या आ जाएगा वैल्यू चार्ज का, पाई पाई रो नॉट r⁴ अपॉन कैपिटल R। इज दिस, यस मैम। सब लोगों का यहाँ तक क्लियर है मामला? Yes, ma'am. यस यस मैम। मैम। ठीक है, तो इसको अगर आप थोड़ा सा चेंज कर देते हो, ये यहाँ पर सिग्मा नॉट की वैल्यू में सब्स्टिट्यूशन वगैरह कर लेते हो, या फिर इसको अगर आप ये क्यू के टर्म्स में लिख देते हो, क्यू में पाई सिग्मा नॉट की वैल्यू, पाई रो नॉट की वैल्यू इज इक्वल टू क्यू अपॉन आर क्यू। So if I use this here, what will I get? I will get this to be equal to total charge multiplied by r⁴ upon capital R⁴। यस मैम। तो आ यस गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई Q r⁴ अपॉन कैपिटल R⁴ एप्सिलॉन नॉट। डिवाइड बाय 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। वेरी गुड, डिवाइडेड बाय 4 पाई इंटू स्मॉल r स्क्वायर। तो यहाँ से ये r स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आपको k दे देगा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी हो जाएगी? K Q R square by capital R की power 4. आ गया आंसर। यस मैम। इसी तरीके से अगर आपको कुछ भी चार्ज डेंसिटी गिवन हो, आप कैलकुलेट कर सकते हो, यस मैम। है ना। अंदर और बाहर दोनों कैलकुलेट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। नो मैम। पक्का? यस मैम। यस मैम। ये सिंपल क्वेश्चन है, इसका एक प्रैक्टिस क्वेश्चन भी ना मैं इसी वाली शीट में आप लोगों का ऐड कर दूंगी। ठीक है, अच्छा है वो प्रैक्टिस क्वेश्चन, इट्स अ गुड क्वेश्चन। मैम एक बार ना स्लाइड दिखा दो पिछली वाली। अच्छा स्लाइड देख लो पिछली वाली, एक सेकेंड। मैम हाँ बेटा। मैम आप जो कह रहे थे कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है, वो सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशंस में होगी ना? अगर हमारा जो चार्ज है अगर मोशन में होगा तब तो नहीं होगी ना? नहीं नहीं, वो वाली केसेस हम बाद में पढ़ेंगे, वो वाली केसेस अभी हम पढ़ ही नहीं रहे, वो वाली चीज हम बाद में स्टडी करेंगे। अभी हम ये बोलेंगे कि 0 होगी। ठीक है बेटा। ओके मैम। ठीक है, चले आगे। नो मैम। नो मैम? अच्छा, यूजुअली बच्चे बोलते हैं हाँ हाँ चलो मैम। मैम डन।
डन, चलूं आगे फिर? मैम बस 1 मिनट। हाँ लिख लो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। मैम हो गया। हो गया, चल यस मैम। यस मैम। चलो ये वाला भी नोट डाउन कर लिया। अब ये वाला केस देखो बेटा। मैम नहीं किया वो बी वाला नोट डाउन। अच्छा कर लो, कोई नहीं, नोट्स भेज दूंगी उसके बाद कर लिया करो। ओके मैम, बाद में कर लेंगे। बाद में ही कर लेंगे, चलो। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, दिस इज ऑल्सो अ गुड क्वेश्चन, अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। यहाँ पर आपको क्या बोल रखा है कि अ चार्ज कैपिटल Q distributed uniformly within the material of a hollow non-conducting sphere of inner and outer radius R1 and R2। ठीक है, तो वैसा ही सिमिलर चीज है जो हमने पहले भी पढ़ी थी अभी। तो मैम चार्ज तो सरफेस पे ही रहेगा, हॉलो है तो। नहीं बेटा, ये नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, यही डिफरेंस है। पहले वाले जो केस हमने पढ़े थे वो कंडक्टिंग थे ना। ओके मैम, मैम मतलब ठीक है ना? ठीक है मामला, हाँ। हॉलो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर का मतलब है इनर और आउटर रेडियस अगर उसका R1 R2 है ना, तो अंदर से तो हॉलो है, बट ये जो बीच वाला पार्ट है इसका, इसमें आप चार्ज आपका स्प्रेड हो जाएगा। ओके मैम। है ना, जो ये बीच वाला है वो हमारा चार्ज वाला पार्ट है, ये डिफरेंस है। जो अभी तक हम क्वेश्चन करते आए हैं वो तो सिंपल थे ना, ये थोड़ा सा मुश्किल हो गया। तो एक तरीके से ये वाला क्वेश्चन ऐसा समझ लो कि हमारे पास एक बड़ा सा R2 का पॉजिटिव चार्ज का स्फीयर था, जिसमें से हमने ये छोटा सा जो R1 वाला स्फीयर है वो रिमूव कर दिया। इसको अभी हम कैविटी वाले तरीके से भी सॉल्व करेंगे, इसको एक लंबे तरीके से भी सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन समझ में आया सबको? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो सबसे पहले बताओ, जब R की वैल्यू R1 से छोटी है तब इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? मैम 0। 0। है ना, तो ये चीज क्लियर है सबको। व्हेन स्मॉल r इज लेस देन R1, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू 0 सिंपली। दिस इज ओके? यस मैम। यस मैम। ठीक है, द सेकंड वाला B वाला केस इज आल्सो वेरी सिंपल, क्योंकि हियर फॉर R ग्रेटर देन R2 कंप्लीट चार्ज हो जाएगा मेरा। KQ by Yes. R KQ by R square। कंप्लीट चार्ज इज एनक्लोज्ड, कंप्लीट चार्ज इज एनक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस। अब इसमें ना मेहनत करके गॉसियन सरफेस वगैरह ड्रॉ नहीं कर रही, वो काम आप खुद कर लेना आप सब बच्चे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी हो जाएगी इस सिचुएशन में? KQ अपॉन KQ स्मॉल। by R square। तो ये दोनों केसेस तो सिंपल है। जो मुश्किल वाला केस है वो है कि इसके बीच में क्या हो रहा है। ठीक है, Yes. आउटसाइड वाले पॉइंट के लिए तो ये पॉइंट चार्ज की तरह एक्ट कर रहा है। ठीक है, अब जो मुश्किल वाला केस है वो ये है कि बीच वाले सिचुएशन में क्या हो रहा है। तो द C वाला पार्ट इज व्हेन R1 इज लेस देन स्मॉल r इज लेस देन R2, मतलब इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है मेरा मामला। तो ये मेरा एक स्फीयर है, ये मेरा दूसरा स्फीयर है। दिस इज R1, दिस इज R2 एंड माय पॉइंट इज समवॉट इन द मिडल। ठीक है, माय पॉइंट इज समवॉट हियर, ये जो गॉसियन सरफेस में ड्रॉ कर रहे हैं, दिस इज वेयर माय पॉइंट इज। तो अब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? मैम पहले चार्ज एनक्लोज्ड क्या हाँ। एक्सप्रेशन यहाँ लिखेंगे? पर भी बिल्कुल सही, यहाँ पर भी लेफ्ट हैंड साइड तो वही आएगी, E डॉट 4 पाई R स्क्वायर, दिस मस्ट बी इक्वल टू व्हाट? चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यस ठीक है, मैम। तो चार्ज एनक्लोज में कितनी वैल्यू हो जाएगी? चार्ज एनक्लोज की वैल्यू एक तरीके से जो भी यहाँ पे रो है उसको हमें मल्टीप्लाई करना है ये वाली जो वॉल्यूम है उससे, यस यस मैम। है ना, एंड दिस वॉल्यूम विल बी इक्वल टू व्हाट? 4/3 पाई दिस स्मॉल r मैम का। R cube minus R1 का क्यूब। इज दिस थिंग ओके गाइस? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो E डॉट 4 पाई R स्क्वायर की क्या वैल्यू आ गई? अब अगर मैं यहाँ पर वैल्यू प्लग इन कर दूं सारी की सारी, कितनी वैल्यू आ जाएगी हमारी ये? अगर मैं यहाँ पर रो की भी वैल्यू पुट कर दूं तो रो की वैल्यू कितनी होगी? Q मल्टीप्लाइड बाय R क्यूब माइनस R1 क्यूब, और रो की वैल्यू जब मैं पुट इन करूंगी तो व्हाट इज रोज वैल्यू? रो इज इक्वल टू 4/3 पाई मल्टीप्लाइड बाय R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर। नहीं, ये तो कुछ गड़बड़ करती ना, सॉरी, दिस इज चार्ज। कौन ना? हाँ, दिस इज चार्ज। ये तो वॉल्यूम हो गया उसका। हाँ, दिस इज माय वॉल्यूम, सो दिस इज माय चार्ज, रो मल्टीप्लाइड बाय दिस। है ना, यस। तो रो की वैल्यू कितनी Yes, आ sir. जाएगी? Q डिवाइडेड बाय दिस एंटायर थिंग, तो 4/3 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मेरे पास नीचे आ जाएगा
R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय एप्सिलॉन नॉट. यस मैम. इज दिस ओके? यस मैम. ठीक है बेटा. तो इसको अगर अब मैं डिवाइड कर देती हूँ, यहाँ पर अगर मैं E की वैल्यू को इससे डिवाइड कर देती हूँ तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो K के बराबर हो जाएगा. तो मेरे पास बचेगा क्या? KQ इंटू R2 का क्यूब माइनस R1 का स्क्वायर, और ब्रैकेट में आ जाएगा R स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे तो R माइनस R1 क्यूब अपॉन R स्क्वायर. सो दिस इज माय फाइनल एक्सप्रेशन. बस इतना ही निकालना है, इतना ही करना है. हो गया? हमें Clear लास्ट है? वाला स्टेप समझ में नहीं आया, आपने कैसे बेटा कर मैंने दिया ये ये? 4 पाई R स्क्वायर से डिवाइड कर दिया ना बस. तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो K बन गया. R स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर R स्क्वायर कट जाएगा, R बचेगा खाली, माइनस R1 क्यूब अपॉन R स्क्वायर आ जाएगा. ओके मैम, ठीक है. ठीक है, ये वाली चीज क्लियर हुई? मैम जो Q इज इक्वल्स टू रो इनटू वॉल्यूम लिखना था ना, तो वो R2 क्यूब माइनस R1 क्यूब होगा ना. राइट. मैंने कहीं पे स्क्वायर लिख दिया, कहीं पे क्यूब लिख दिया. ठीक है, यहाँ पर भी क्यूब होएगा. बिल्कुल सही बोल रहे हो. R2 क्यूब अपॉन R1 माइनस R1 क्यूब. मतलब मैं बोलती यही हूँ, बस लिख कुछ और जाता है. यस मैम, गलत लिखा था. हाँ, बोला यही था, लिखा कुछ और था. ठीक है, ये वाली चीज क्लियर है. अब इसका इतना मुश्किल का एक आसान तरीका बता दूं. यस मैम, बता दो. इसका आसान तरीका. इसका आसान तरीका यही है कि ये जो बड़ा सा आपका है, ये आपके पास किस तरीके से है? मैम इसको दो तरीके से कंसीडर कर सकते हैं. एक तो पूरी फुल शीट हो प्लस की, और उसमें फिर माइनस अलग. वेरी गुड. तो बेटा ये हमारे पास एक पूरी की पूरी चीज है ना. इसका रेडियस R1 है, इसका रेडियस आपका R2 है. आप इसको आप कैसे इमेजिन कर सकते हो? इसको आप कैविटी प्रॉब्लम कहते हो. ये आपकी किसी भी टाइप के क्वेश्चन में वैलिड है. इसके भी हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट क्लास में. ठीक है, तो इसको हम कैसे इमेजिन कर सकते हैं कि या तो फिर बहुत सारे, एक मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज का पूरा एक बड़ा सा सर्कल है जिसका रेडियस R2 के बराबर है ना, जिसका रेडियस R2 के बराबर है, और इसमें बीच के अंदर एक छोटा सा सर्कल एडेड है माइनस माइनस, जिसके अंदर चार्ज है, ताकि ये जो बीच वाला चार्ज है वो 0 हो जाए, और इसका रेडियस जो है दैट इज इक्वल टू R1. ठीक है, तो अब जिस पॉइंट पे मुझे निकालना है वैल्यू, दैट इज R, जो R2 के तो अंदर लाई करता है और R1 के बाहर लाई करता है. समझ में आई चीज? यस मैम. तो ये दोनों स्फीयर्स की वजह से जो ये पॉइंट है, इस पे आप वैल्यू निकाल लोगे. यस मैम. हम है ना? फर्स्ट वाले में तो जैसे अभी हमने किया था, और फिर उसको माइनस कर हाँ, देंगे. फर्स्ट वाले में जैसे हमने पहले किया था, तो उस वाले केस में हमारा आया था रो R अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू. ठीक है, फर्स्ट वाले केस में हमारा रो R अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आएगी. अगर आप देखते हो ना कि स्फीयर के अंदर जो कंडक्टिंग स्फीयर है, उसके अंदर वाला एक्सप्रेशन इलेक्ट्रिक फील्ड का यही होता है ना बेटा. यस मैम. ठीक है, और ये जो नेगेटिवली चार्ज स्फीयर है, इस पे अगर आप निकालोगे तो इसकी वजह से कितना हो जाएगा? KQ अपॉन R स्क्वायर, KQ अपॉन R स्क्वायर. है ना. तो इसके अंदर चार्ज कितना है, अब वो हमें वैल्यू डिटरमिन करनी है. वो वाली वैल्यू हम कैसे डिटरमिन करेंगे? इसके अंदर चार्ज कितना है वो हम कैसे डिटरमिन कर सकते हैं? रो मैम हमें पता है. वॉल्यूम रो इनटू वॉल्यूम कर देंगे. वेरी गुड. रो मल्टीप्लाइड बाय 4 4 by 3 बाय 3 पाई R1 का क्यूब. का होल क्यूब. मल्टीप्लाइड बाय K अपॉन R स्क्वायर. यस मैम. यस ठीक है, तो अगर ये मैं E2 लिख देती हूँ और इसको मैं E1 लिख देती हूँ, तो E1 की वैल्यू हमारी कितनी आ गई? E1 की वैल्यू हमारी कितनी आई थी? रो R अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, रो स्मॉल r अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट. और E2 की वैल्यू जो होगी वो अगर हम लिखेंगे तो E2 हमारा कितना आ रहा है? अब यहां से बेटा इसको अगर मैं सॉल्व कर देती हूँ तो रो बचेगा, K वाले में से मैं 4 पाई काट दूंगी, इसको लिख ही देते हैं. चलो, रो मल्टीप्लाइड बाय 4 पाई R1 का क्यूब अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाय, ये भी है. हाँ, K को 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख दिया ना बेटा. अच्छा हाँ. ठीक है, तो ये 4 पाई से 4 पाई कट गया, तो E2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? रो R1 क्यूब अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर. इज दिस ओके? यस मैम. यस मैम. ठीक है. अब बेटा ये जो दोनों स्फीयर्स हैं ये ऑपोजिटली चार्ज्ड है, तो दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड ऑपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए. यस मैम. यस मैम. माइनस कर देंगे. हाँ, ये पॉजिटिव वाले की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बाहर होगा,
नेगेटिव वाले की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड Inside. अंदर होएगा। हाँ, तो हम जब ई नेट निकालेंगे तो मैं माइनस कर दूंगी, और माइनस जब मैं करती हूँ तो रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट वाली टर्म तो कॉमन आ रही यस मैम। है ना, मल्टीप्लाइड बाय आर माइनस R1 का क्यूब अपॉन R², यही वैल्यू आ रही है मेरे पास। Yes, ma'am. ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप इस रो को एक्सपैंड कर दोगे तो जो वैल्यू अभी हमारे पास पीछे आई थी वही सेम वैल्यू बन जाएगी ना। ये रो को हम कैसे लिख सकते हैं, Q अपॉन 4/3 पाई R2² माइनस R1 का होल स्क्वायर। मैम क्यूब आएगा। हाँ, Yes, R1 क्यूब R2 का होल, R2 क्यूब वही। माइनस R1 का क्यूब। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा, Q अपॉन 4/3 पाई R2 का क्यूब माइनस R1 का क्यूब R1 का कोई मल्टीप्लाइड बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, और ब्रैकेट में ये वाली टर्म। और मैम 3 से 3 कैंसिल। 3 से 3 कैंसल आउट हो जाएगा। ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो है वो मेरा k के बराबर हो जाएगा। तो वही जो पिछला आंसर आया था k क्यू अपॉन R², जो भी पिछला वाला आंसर भी आया था वही सेम आ जाएगा। इसको R² के टर्म में नहीं लिखते, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, k क्यू इंटू ब्रैकेट में नीचे R2 क्यूब माइनस R1 क्यूब, एंड इसको हम मल्टीप्लाई किससे कर सकते हैं, R माइनस R1 क्यूब अपॉन R का होल स्क्वायर। तो ये ज्यादा सिंपल तरीका है यस मैम। है ना। वो पिछला वाला तरीका थोड़ा अजीब है, और पिछले वाले तरीके में आप खाली सिमेट्रिक केस में आंसर निकाल सकते हो। अगर मैं आपको इस तरीके का केस दे दूं तो इस तरीके का केस हम खाली ये कैविटी वाले मेथड से कर पाएंगे। ठीक है, कि ये पॉजिटिव चार्ज जो है इसकी वजह से इस पॉइंट पे कितना चार्ज आ रहा है, जिस पॉइंट पे चार्ज निकालना है ये बाहर वाले पॉइंट पे, ये जो अंदर है उसमें मैंने बोल दिया कि नेगेटिव की एक कैविटी है, उसकी वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है इस पॉइंट पे। तो इसको हम इसी वाले तरीके से कैलकुलेट कर पाएंगे जो ये कैविटी मेथड हमने सीखा है। ठीक है, ये वाले क्वेश्चंस फिर नेक्स्ट क्लास में कंसीडर करेंगे Yes, बच्चों। ma'am. ठीक है, चले फिर खत्म क्लास। Yes, यस ma'am. मैम। बड़ी जल्दी खत्म नहीं हो जाती क्लास? Yes, ma'am. पता ही नहीं नहीं, पता नहीं लगता। चलो अच्छी बात है बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दी क्लास। वी विल कंटिन्यू फ्रॉम हियर फ्रॉम नेक्स्ट पॉइंट। बाय बाय एवरीवन। थैंक Bye. यू।